तो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया का काउंट बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा वज़न से का 97% वज़न बैक्टीरिया का है, तो मेरे लिए बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ है। इसका एक स्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बट अल्टीमेटली वहाँ पे भी 97% से भी ज़्यादा बैक्टीरिया ही है। हम एक दूसरे के बीच में जितनी भी खाली स्पेस देख पा रहे हैं वो सारी बैक्टीरिया से भरी हुई है, ठीक है। तो वो पृथ्वी का संतुलन बनाने में भी उसका काम है। इसीलिए मैंने कहा कि माल न्यूट्रिशन का जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट है, वो ग्लोबल जो क्राइसिस है वो बैक्टीरिया का भी इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो माल न्यूट्रिटेंट है और वही है कि जो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखे हैं, तो वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। वो डिस्कशन हम अभी नहीं करते। तो बैक्टीरिया का काउंट ज़्यादा होना चाहिए, फिर बैक्टीरिया की वैरायटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब वैरायटी क्यों ज़्यादा होनी चाहिए वो मैं एग्जांपल देती हूँ। आप सर ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जिसको सुबह मज़ा आता है, ठीक है। आप ऐसे बैक्टीरिया के दोपहर को मज़ा आता है, आपको रात को मज़ा आता है, आप पूरा दिन मज़े करते हो, ठीक है। आपको बारिश में आता है, आपको एकदम कड़ी धूप में आता है, सर को एकदम शीतल में मज़ा आता है, आपको कोई और मौसम में। तो ये कुदरत के अलग अलग आयाम में, तो जब सुबह का टेम्परेचर होगा तब आप एक्टिवेट हो जाओगे, आप मल्टीप्लाई होगे, आप खाना भी खाओगे। उस टाइम पे अगर अपनी ज़मीन को कुछ बचाना है तो उससे आप उसका रक्षण भी करोगे, ठीक है। ये काम आप सुबह के टाइम करोगे तो आपके लिए वो वातावरण अनुकूल नहीं है, तो आप सब डॉर्मेंसी में जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका टाइम आएगा तो आप एक्टिवेट होगे, तब आप सब डॉर्मेंसी में चले जाओगे। तो ये इतने ज़्यादा वैरायटीज़ अवेलेबल है, तो हर वातावरण को हम टैकल कर पाते हैं। उसमें से कुछ अच्छा लेना हो तो अच्छा ले पाते हैं, और उस टाइम पे अगर सॉइल को हमको बचाना है तो हम बचा पाते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अच्छे खाने को हम फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा वैरायटी, ये मैंने सुबह शाम दोपहर 4-5 जो चीज़ें बोली, ये तो हमारा इतना ही कम नॉलेज है कि हम इतनी चीज़ें ही बोल पाते हैं। कुदरत के n पैरामीटर्स हैं, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे हैं जो हम बोल भी नहीं पाते। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जैसे मेरे शरीर में अगर कोरोना का एंटीवायरस होगा, अब एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी क्या है? एक माइक्रोबियल कॉलोनी है कि जो कोरोना के अगेंस्ट फाइट करता है। इट्स अल्टीमेटली माई इम्यून सिस्टम। वैसे ही अगर कोलेरा का एंटीबॉडी होगा तो वो कोलेरा के अगेंस्ट काम करेगा, मलेरिया का होगा तो मलेरिया के अगेंस्ट करेगा, कोल्ड का होगा तो कोल्ड के। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी के बैक्टीरिया मेरे शरीर में हुए, उतनी मेरी इम्यूनिटी अच्छी हुई। तो उतनी ही जितने सॉइल के बैक्टीरिया की कॉलोनी जितनी ज़्यादा हुई, उतना उसका आपका अच्छा रहा। अब ये दूसरी चीज़ है, ठीक है, कि बैक्टीरिया का वैरायटी ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है कि उन बैक्टीरियाओं को खाने में हमको बैक्टीरिया नहीं देना है। मैं अगर बैक्टीरिया से 97% हूँ तो क्या मैं बैक्टीरिया खाऊंगी? मैं क्या खाऊंगी? मैं उसको न्यूट्रिशन खाऊंगी और बैक्टीरिया को खाना परोसूंगी। तो हमको खाने के लिए उनको खाना देना है, ना कि उनको बैक्टीरिया देना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 3 चीज़ जब तक ज़रूरी हुई नहीं होगी तब तक आपकी खेती अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। या तो आप जितनी मेहनत करोगे ना, उसका आपको कम ही रिज़ल्ट मिलेगा। मेहनत का 100 रुपये खर्च किया तो मुझे 200 रुपये का बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं होगा, ओके। और ये बैक्टीरिया को खाना भी उसी माध्यम से देना है कि जो वो पचा सके, ठीक है। जैसे 6 महीने से भी छोटा बच्चा होता है जिसके अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी वीक होती है, तो उसको हम 56 भोग की एकदम ऑर्गेनिक थाली दे दे तो ठीक है, चाहे कितनी भी अच्छी कितनी भी ऑर्गेनिक हो, बट वो उनका खाना ही नहीं है। उसको तो चाहिए माँ का दूध चाहिए, या प्री डाइजेस्टेड फूड जो भी होता है वो सारी चीज़ें चाहिए, तो वो उसको पचा ही नहीं पाएंगे। या मूंग का पानी लेंगे, चावल का पानी लेंगे, यही सारी चीज़ें खाएंगे। तो जब बैक्टीरिया सॉइल के अंदर हम देते हैं और उनको हम गोबर जैसा कॉम्प्लेक्स फूड सीधा दे देते हैं, तो उसका जो रस होता है ना, वही वो ले पाता है। बाकी सारी मेहनत हमारी हमको 100% रिज़ल्ट नहीं दे पाती। हमको अगर 100% रिज़ल्ट चाहिए तो हमको 100% उनको एंजाइमेटिक फूड देना है। एंजाइम से क्या मतलब रहता है कि जैसे मैं रोटी खाती हूँ तो रोटी सीधा मेरे खून में जाके नहीं मिलने वाली, वो पूरी एक डाइजेस्टिव सिस्टम से होके गुजरेगी, अल्टीमेटली वो एंजाइम्स में कन्वर्ट होगी, वो एंजाइम्स जाके खून में मिलके मुझे एनर्जी देंगे,
ठीक है। तो हम सीधा गोबर हमको सीधा नहीं परोसना है, गोबर को आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम से पास ऑन करके उसको एक एंजाइम्स वाले फूड में कन्वर्ट करो, और वो जब हम परोसते हैं तो वो 100% उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो हमको दो चीज़ें करनी है कि एक तो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया का काउंट भी बढ़ाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत घट चुका है। मैंने कहा कि ये 200 करोड़ एक चुटकी में होने चाहिए, उसकी जगह अभी 50,000 बच्चे हैं। मैं ऑन एन एवरेज, एक्सेप्शन कहीं कहीं हो सकते हैं, ठीक है। 50,000 ही बच्चे हैं, उसको हमें 200 करोड़ तक पहले तो ले जाना है। तो पहले हमको काउंट बढ़ाना है, दूसरों हमको उसकी वैरायटी को बढ़ाना है। वैरायटी कैसे बढ़ाई जा सकती है ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में वैरायटी कैसे बढ़ती है, हम लेमन लैंग्वेज, एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरे शरीर में मुझे बैक्टीरिया की वैरायटीज़ बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से आते हैं। ये बैक्टीरिया सीजनल फ्रूट से आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आपको गर्मी में आम खाने चाहिए तो आपका विटामिन सी बढ़ता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें और भी हैं जो हमारे शरीर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। अगर आपको सर्दी में है तो उस हिसाब से खाना चाहिए, बारिश है तो उस हिसाब से खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारे सर्दी में खाने चाहिए। तो ये मैं 2-3 चीज़ें ही बता रही हूँ, बट जितना भी है हमारे एंसेस्टर हमको हमेशा बोलते थे सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल फूड खाओ, लोकल फ्रूट खाओ, जो आजू बाजू मिलता है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया और हमारे बैक्टीरिया एक दूसरे को जेल करते हैं। तो हमारे अगर शरीर में डालते तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और प्रकृति के ये नियम है कि अगर आप कोई चीज़ खाते हो तो परमात्मा अपने आप उसको पचाने के लिए आपके शरीर में बैक्टीरिया पैदा कर देती है। हो सकता है कि 3-4 बार आपका शरीर थोड़ा ख़राब हो, जैसे फॉरेन से कोई इंसान यहाँ पे रहने आया, ठीक है, इनिशियली उसका डाइजेशन सिस्टम ख़राब होगा, सब होगा। 1 साल यहाँ रहा तो हमारे जितना ही मिर्चा तीखा सब खाने लग जाएगा, है, क्योंकि वो उसके शरीर में वो बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो जाते हैं कि जो वो खाना खाता है वो पच जाता है। तो इसलिए हमको वैराइटीज़ का हमको भी खाना खाना चाहिए, और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आ जाएंगे। तो ये वैराइटीज़ भी हमारे शरीर में उस हिसाब से आ गए। और तीसरा चीज़ अगर हम बताते हैं कि हमको उनको खाना दे, ठीक है, तो मुझे भी वही खाना खाना है कि जो मेरे बैक्टीरिया पचा सके, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। अब ये तीनों चीज़ें हम कैसे करेंगे वो थोड़ा देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हम लाए कहाँ से, ठीक है। बैक्टीरिया लाने का अभी जो सबसे ज़्यादा हर एक शरीर के जो भी आउटपुट होता है, मलमूत्र होता है, उसमें बैक्टीरिया होते ही हैं, हर चीज़ में होते हैं। बट जो खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बैक्टीरिया हैं, उसका दो माध्यम सबसे मैक्सिमम वहीं से आते हैं जो खेती के लिए उपयोगी हैं। वो है एक गाय का शरीर और दूसरा है बारिश का पानी। ये 2 चीज़ों से मैक्सिमम हमको मिलते हैं। बारिश के पानी पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक है। मघा नक्षत्र में 200 करोड़ बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बट वो तो जब आएगा तब आएगा, बाकी के टाइम क्या करें, ठीक है। तो दूसरा जो सोर्स अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो एक गाय का शरीर। गाय के शरीर में ये कोई जेनेटिकली डिज़ाइंड एनिमल हम बोल सकते हैं कि भगवान ने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो हमको खेती के लिए बहुत अच्छे बैक्टीरिया उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। हम गाय को माता भी इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो हमको खाना प्रदान करने में 100% उसी का योगदान है। अब जो खाना देगा और जो खाना देगा वही जीव को बढ़ाएगा, तो वो हमारी माता ही हुई। तो इसी कंसेप्ट से मेरे ख्याल से उसको हम माता बोल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा खाना जुड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा। तो उसी बैक्टीरिया के माध्यम से हमको अच्छा खाना मिल जाता है। अब हम ये समझते हैं कि हर गोबर में वो नहीं होता, अगेन, ठीक है, हर गोबर आप में वो अच्छा खाना नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है, पहले गाय जैसे गौचर ज़मीन पे जाती थी, एटमॉस्फेयर के हिसाब से या नक्षत्र के हिसाब से जो भी वनस्पतियाँ उगती थी उसको खा के आती थी, अपने आप वो शरीर में बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे। पहले पानी अच्छा था, हवा शुद्ध थी, वनस्पतियाँ मिल जाती थी, घास चारा सारा ऑर्गेनिक था, तो वो सारा हो जाता था। अभी में क्या प्रॉब्लम है, ये किसी में से, इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ बची नहीं है। हम गाय को घर पे बांधते हैं, उसको वही मार्केट से 4-5 चीज़ें जो मिलती है वही फूड उनका चलता है, चाहे कोई भी सीज़न चलती हो। थोड़ा बहुत जो समझदार लोग होते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशंस ले आते हैं, नहीं ले आते तो मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो चीज़ का मिलता है। उसमें भी सारी केमिकल चीज़ें मिलती है,
है कि नहीं सर? जैसे आप समझ ले गुजरात में कपास की खली का एक चलन है, ठीक है, कि कपास की खली गाय को सबसे ज़्यादा देते हैं। शायद एमपी में और वहाँ पे सोयाबीन की खली देते होंगे, ठीक है। गाय के पास क्या जाता है, ये सब का जो रेसिड्यू होता है, प्रेस मड का रेसिड्यू हो गया या जहाँ पे जो प्रोसेस बचती है वहाँ का कूड़ा कचरा जो हुआ उसका बिजनेस चलता है और वो गाय के पास जाता है, ठीक है। हम गाय के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो तो चलो एक मन में इच्छा है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं नहीं बोल रही हूँ कि वो गाय हमारे रिलीजन में लिखा है या हम हिंदू हैं इसलिए नहीं, वो इसलिए अच्छा करना है कि वो अच्छा होगा तो ही खाना अच्छा मिलेगा, ठीक है। और वहीं हमको पैसे अगर जनरेट करने हैं खेती से तो वही हो पाएगा कि जब आप एक सही माध्यम से काम करेंगे। तो गायों को हम अच्छा खाना देने के लिए अभी अगर मैं किसी गोबर, हमने ये एक टेस्ट कंडक्ट किया था कि जितनी स्ट्रे काउज होती हैं जो घूमने वाली गाय रोड पे जो घूमती रहती हैं वो, उनके गोबर गौमूत्र का हमने टेस्ट किया। गौशालाएँ जो थोड़ा बहुत अच्छा खाना देती है उनका हमने गोबर गौमूत्र का टेस्ट किया। तो हमको क्या मिला कि जैसे घूमती हुई गायों के गोबर गौमूत्र से 5 से 10 वैरायटी के माइक्रोब्स उनके शरीर से मिले। 5 से 10 वैरायटी बोल रही हूँ, काउंट नहीं बोल रही, ठीक है। और जब हम इसी गायों को थोड़ा ट्रीट किया, जैसे गौशाला की गाय थी जहाँ पे थोड़ा उसको अच्छा खाना मिलता है रोड वाली से, ठीक है, तो वो रोड वाली से अच्छा खाना मिलता है तो उनके गोबर गौमूत्र में हमको 100 से 500 वैरायटी के माइक्रोब्स मिले। अब 5 से 10 या 100 से 500 वैरायटी के माइक्रोब से इसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेरे शरीर में ये हज़ारों वैरायटी है तो ये तो इतना छोटा शरीर है, ठीक है। वो उसका काम भी बहुत ज़्यादा है, उसका रिप्रोडक्शन भी बार बार होना है, तो उसको तो और वैरायटीज़ के माइक्रोब्स चाहिए, ठीक है। तो ये 5, 10, 50, 15 से कुछ नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली बीइंग इंडिया, हम एक खेती प्रधान देश हैं, बट हमारी समझ खेती को लेके, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए इंडिया की, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से तो 20, लेकिन मेरी नॉलेज कम हो सकती है, हमको 50 बोल दूं, 50 से भी ज़्यादा माइक्रोब्स के नाम हमारे पास नहीं है। आप ऐसे यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उनको बोलो कि खेती के लिए माइक्रोब्स आप मुझे दो, मैं मैनेज कर लूँगा, आप मुझे सिर्फ नाम दो, तो हमारे पास वो नाम नहीं है। एक नाम नहीं है XYZ, हम नाम रख लेंगे ABCD, ये तो पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं। पैदा करना इम्पोर्टेंट है। जैसे लैब रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, खेत पे रिज़ल्ट दिख रहा है तो लैब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास नाम भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारा रिसर्च कितना बाकी है। चलो किसान वो रिसर्च नहीं करेगा, बट एक अपॉइंटेड ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकते हैं ना कि जो वो रिसर्च करे, पर हमारा रिसर्च वहाँ पे इतना कम है। 80% लोग जहाँ पे खेती करते हैं वहाँ पे हमारा रिसर्च ही इतना कम है। सर आप बताइए खेती कैसे होती है? आप तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे खेती करते हैं? किसानों का थॉट प्रोसेस क्या होता है खेती को लेकर? अभी तो मैम जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बहुत दूर है किसान। वो ये करेंगे कि जैसे आप बाजू वाले खेती कर रहे हो, भैया इस साल आपने क्या डाला, ठीक है, या कोई बड़ा फार्मर है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, 1 बोरी यूरिया डाली, मैं भी डाल देता हूँ, ठीक है, या तो मैं ज़्यादा डाल देता हूँ, या मैं किसी कंपनी से आ गई, कोई रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ बता दिया कि ये दवा डालनी है या ये खाद डालनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, वो वैसा करता है। तो ये एक आप जैसे इतने फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये भी बताऊंगी कि आप फार्मर्स को थोड़ा ये बताइए, जैसे मैं कुछ खाना खा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या खा रही हूँ। ऐसे तो है नहीं कि आपने मुझे दे दिया और मैंने खा लिया, मैं खुद भी तो सोचूंगी कि ये क्या। तो अपने खेत में जब डाल रहे हो तो थोड़ा तो थॉट प्रोसेस डालो, और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क हम किसी फार्मर को नहीं दे रहे, ठीक है। क्या डाल रहे हो एक बार सोचना चाहिए। जैसे कंपनी ने रिलीज़ किया होता है 5 ml डालना, वो डीलर होता है उसको बोल देता है 50, नीचे आते आते वो एजेंट जो घूमता है वो बोलता है 500, फार्मर को लगता है थोड़ा और डाल देता हूँ, वो 1000 ml डाल देता है, ठीक है, और ये होता है तो वो और दे देता है, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारा डोज इतना ज़्यादा, जो कैंसर अभी आप सुनो तो सही, मतलब आपने सुना ही होगा, मैं क्या बोलूँ, सुनो तो सही, ठीक है। कैंसर कितना है, और आज के दिन में गुजरात इज़ द नंबर 1
अभी तक पंजाब था, पंजाब को भी गुजरात ने सौराष्ट्र किया था। हाँ सौराष्ट्र किया था। उसका जब लेक्चर होता है ना खेडूत के पास, हाँ पहले बताते हैं गुजरात है ना कैंसर, अच्छा थैंक यू। डायबिटीज का कैपिटल हो गया। हाँ। पहले बठिंडा था पंजाब का, हाँ उसने वो टेक कर दिया। अब ये गुजरात हो गया है, वो अभी सभी लेक्चर में वो बोलते हैं। राइट। तो अभी ये गुजरात पहले नंबर पे है। मतलब हम और क्या अधोगति कर सकते हैं? हम प्रगति की तो इतनी बातें करते हैं, बट इससे ज़्यादा अधोगति क्या होगी कि हमने अपने आप को ही इतना वीक कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना 60 साल की उम्र में देख पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हमारे एंसेस्टर 80 साल भी जी के गए हैं, लेकिन अभी हाँ बीमारी आ रही है तो उसकी दवाएं भी आ रही है, लेकिन वो दवा ले लेके ज़िंदगी क्या होगी? ठीक है, वो चलो वो भी एक डिस्कशन साइड में छोड़ देते हैं, हम खेती पे वापस आ जाते हैं। तो थिंग इज़ कि हमको ये बैक्टीरिया कहाँ से, गोबर के से आ सकता है। ये दूसरा है गाय का शरीर, जहाँ से हम ये इतने बैक्टीरिया हार्नेस कर सकते हैं, बट वो तभी पॉसिबल है जब गाय ने अच्छा खाना खाया है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा गट डिस्टर्ब है, वैसे गोबर उसका भी पूरा गट डिस्टर्ब हो रखा है। गुजरात में जैसे हमारी ये बात अधूरी रह गई, कपास की खली गाय को देते हैं। अब कपास की खली, कपास एक 100% केमिकल वे से ग्रो किया जाता है, उसमें हम कोरोजन का स्प्रे भी करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द डेंजरस अगर पेस्टिसाइड में बोलूँ तो कोरोजन है। ठीक है, उसमें से ऑयल निकलता है, वो हम कपास या तेल गुजरात में लोग खाते हैं, जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और जो कचरा बच गया रेसिड्यू, उसमें से भी जो प्रोटीन परसेंटेज ऑयल का था वो निकल गया, फिर रेसिड्यू बचा, वो हम गाय को कपास की खली 40 रुपये किलो के या उससे भी ज़्यादा या 35 से 50 के बीच के भाव की हम गायों को देते हैं। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं कि जो कूचा बचा उसमें क्या होगा? वही सारे पेस्टिसाइड के रेसिड्यू। अब गाय का खाना ही पेस्टिसाइड वाला हो, 90 रुपये खली करे 1 kg, 1800 रुपये 50 किलो, 45 रुपये। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, 35 से 50 के बीच का अलग अलग जगह का भाव होता है। तो आपका फिर भी 45 है, नेचुरली यही भाव है। वो 45 रुपये वाली, 45 मतलब एक अच्छा कंसिडरेबल नंबर है, इसीलिए गौशाला सस्टेनेबल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि महंगा होता जा रहा है। अल्टीमेटली इतने भाव में हम दे क्या रहे हैं उसको? कचरा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ से कचरा मिलता है वो सारा कचरा गाय के पास जाता है। अब हम ये नहीं सोच रहे कि गाय को हम कचरा देंगे तो उसका आउटपुट हमें कचरा ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे गाड़ी में आप केरोसिन डालोगे तो गाड़ी वैसे चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी वैसी चलेगी, है ना। तो गाय को हम दे ही कचरा रहे हैं, तो हमको उसके जैसे आज से मैं समझ लूँ कि आज से मेरी आत्मा जाग गई और अब से मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो उसी गाय का गोबर लेके मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर भी दी, तो मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई कैसे? ठीक है, संभावना कम हो गई, क्योंकि आपका वो गोबर ही कचरे वाला आया। वो कचरे वाला गोबर आप डालोगे या पेस्टिसाइड से, सारे पेस्टिसाइड के रेसिड्यू आपको उस गोबर में मिलते हैं, वही हम खेत में डालते हैं। कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि गाय एक फ़िल्टर कर देती है, वो मैजिकल एनिमल है, गाय एक फ़िल्टर कर देती है। ये सेंसलेस बात, मतलब सेंसफुल बात नहीं है। ठीक है, आप गाय को थोड़ा लहसुन खिलाइए, शाम को उसके दूध में लहसुन की स्मेल आएगी, फ़िल्टर कहाँ हुआ? ठीक है, तो वो फ़िल्टर जैसा लॉजिक नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें ताकत हमसे ज़्यादा है। मुझे कोई एक मुक्का मारेगा मैं गिर जाऊंगी, खली को 100 मुक्के मारेंगे तब खली गिरेगा। गाय शायद 1000 मुक्के में गिरेगी, तो गाय को 10,000 मुक्के पड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब तो गाय गिरी हुई है, उसको हम अच्छा खाना ना दे के, मैं इसीलिए ये बात नहीं कर रही हूँ। अगेन मैं फिर से बताती हूँ कि हम हिंदू का झंडा लेके खड़े हैं और गाय को हमें बचाना है, वो सब थॉट अलग है। पहले तो बचाना इसलिए कि वो नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को ये बता दो कि जैसे आज की जनरेशन है, उसको आप ये बताओगे कि बड़ों के पैर छूने चाहिए या तो फिर मंदिर जाना चाहिए या गाय के पास जाना चाहिए, तो वो शायद नहीं मानेंगे। बट आप इन्हीं चीज़ों के उनको साइंटिफिक एविडेंस दो। ठीक है, कि मंदिर में जाने पे जो फूल चढ़ाते हैं, खास करके जो अगर देसी गुलाब चढ़ाते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। तो आप जब उस फ्रीक्वेंसी पे आते हो तो रेजोनेंट करते हो, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, बड़ों के पाँव छूने से उनके अंगूठे में जो गोल्ड का परसेंटेज रहता है वो सीधा
इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी से आपको टच करता है तो आप एक डिस्टेंस फील कर पाते हो। नॉलेज है वो हाँ, ये नॉलेज अगर आप उनको साइंटिफिक वे से दोगे तो वो मानेंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये साइंस कहीं गायब हो चुका है, एनसेस जानकारी भी नहीं। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि साइंस गायब हो चुका है। तो जैसे कोई बुक्स पढ़ता है तो उन चीज़ों को समझ में आ जाता है कि ये क्यों करना है। हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है उनका ये रीज़न है। तो पर उनको आज की जनरेशन को वो रीजनिंग समझाना है, ना कि उनके ऊपर थोप देना है, ठीक है। ये एक समझने वाली, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक्स है कि ये हमको क्यों करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से अल्टीमेटली ये है कि गाय को अगर अच्छा खाना नहीं गया, हमारा गोबर अच्छा नहीं आएगा, तो हमारी खेती अच्छी नहीं होगी। फिर हमको लैब के बिस्किट खाने पड़ेंगे। या तो लैब के बिस्किट खाने के लिए तैयार हो जाओ, या तो थोड़ा, और ये बोलने में इतना डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं पूरा डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, करने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। करने में क्या है वो भी मैं थोड़ा बता दूंगी कि कितना इजी वे में हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब गाय का गोबर हमको बोला कि ख़राब मिल गया तो खेती हमारी उस वजह से इतना अच्छा नहीं हो पाता। दूसरा हम ये करें कि अब इसको ठीक कैसे करें। तो या तो अपने आजू बाजू कोई वनस्पतियाँ उगाओ, नक्षत्र के हिसाब से वो उगेगी, वो गाय को दो। अपने आप जितना भी मैनेज कर सकते हो सबको कर लेना चाहिए। बट हम समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। हमने उसका एक ऑप्शन हमारे पास है। महेश भाई ने एक सुवर्ण प्राशन बनाया है, वो 931 वनस्पतियों का रस है। 931 वनस्पतियाँ उसके अंदर डाली हुई है, वो जो हम गायों को देते हैं। यहाँ गुजरात में सुवर्ण प्राशन बच्चों को देते हैं वो रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र में। आप उसका डोज का मुझे प्राइस बताएंगे, किसी को आइडिया है? 360 इतना रुपया होता है। हाँ, 2 ml की बोतल होती है या 5 ml की होती है, ठीक है। वो बच्चों को 2 ड्रॉप्स देते हैं। उसमें वनस्पतियाँ कितनी होती है आपने, ठीक है, 5 से 10, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो 15, ठीक है। इतनी वनस्पतियाँ होती हैं जो हम बच्चों को 2 ड्रॉप देते हैं, 2 से 5 ml बीच में एज के हिसाब से। और वो बच्चों को देते हैं 2 बार, गुरु पुष्य नक्षत्र और ये वहीं। अब आप ये समझ लीजिए, हम जो सुवर्ण प्राशन देते हैं वो 931 वनस्पतियों का रस है। 10 ml हर दिन गाय को देते हैं और 10 ml की कीमत है 10 रुपया। अब इससे तो कम कुछ रख सकते हैं, ठीक है। 10 ml का 10 रुपया ही रखते हैं। और वो जब हम गाय को देंगे तो उनका गट पूरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई अगर फार्मर हमको बोलता है कि हमको 10 रुपये नहीं परवड़ता, तो हम बोलते भैया एक आधा बीड़ी सिगरेट पीते हो तो एक कम पीना, ठीक है। एक आधा, गुजरात में तो पड़ी की इतनी खाते हो तो एक पड़ी की कम खाना, ठीक है। तो आप वो गायों को दोगे तो उसके दूध में जो गुण मिलेंगे ना, वो आपके बच्चों के शरीर में न्यूट्रिशन की तरह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दूध सबसे ज़्यादा बच्चे ही पीते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रिशन आप उसका ऐसे कर सकते हो। अब इससे सस्ता आप खुद बनाना चाहो तो नहीं बना पाओगे। ये हमारा कोई बिज़नेस रेवेन्यू मॉडल नहीं है, पर ये सबसे बेसिक स्टेप है। जब तक ये नहीं होगा ना, हमारी खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। रिप्लेसमेंट बना रखे हैं, बट यहाँ पे आप हो तो मैं बेसिक चीज़ बताती हूँ कि बेस्ट मेथड क्या है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी, आपके पास गाय भी नहीं होगी तो मेरे पास उसका भी रिप्लेसमेंट है कि तो भी हम खेती कैसे अच्छी करें। बट अल्टीमेटली मैं क्या चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कुछ करो तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इन हिंदुस्तान में सबके पास गाय तो होती है, इंडिया में सबके पास गाय होती है, जनरली फार्मर के पास गाय होती है, ठीक है। बहुत कम हो गई। हाँ, वो कम इसलिए हो गई है कि फिर भी चाहे तो मिल सकती है उनको, पांजरापोर से भी मिल सकती है। वो लेने का इंटरेस्ट रखने हाँ, तो लॉस वाला काम हाँ, जाते हैं ना, अभी छोड़ने जाते। हाँ, अगर उनको वहाँ वो गाय बोझ ना लगे ना, बोझ नहीं लगे तो हर किसी के घर में 2 नहीं 4 भी होंगे। बिल्कुल आज वो कम इसीलिए हुई है क्योंकि वो बोझ लगने लग गई है। बोझ लग रहा है उनका। मेन बात सही बात है, खाना मुश्किल खाना उनका मुश्किल हो रहा है। हम गाय को भी एडिशनल कैसे आर्थिक लॉस हो रहा है। खाना हम खिलाएं या एक कैसे गाय से, पालें, वो एक ये इसी संस्था में हम एक गाय से अलग अलग मॉडल से 1100 से रुपये 5000 रुपये, 1100 से 5000 रुपये पर एनिमल, पर काउ उसकी इनकम जनरेट कर रहे हैं,
अच्छा पर डे पर डे एक गाय हमको मिनिमम 1100 रुपये, हाँ। मैक्सिमम 5000 रुपये दे रही है अब यहाँ पे दे रही है। ऐसा हो तो हर कोई ठीक है, पालेगा। ऐसा होगा वही तो सुनने तो मॉडल भी हम सेजल मैम से वो सीख करके हाँ जाना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल। मेन यही है कि आप और हम भी कोई ऐसी भी चीज़ बेचने की बात नहीं करते कि जो कोई खरीदे नहीं। हाँ ठीक है, ऐसी बात नहीं कर रहे, वो इलॉजिकल बात हम नहीं करेंगे कि इसीलिए मैंने कहा 1100 से 5000, क्योंकि 1100 तक ऐसी चीज़ें बनेंगी जो बिकी जाएंगी। 5000 तक आपको थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसको सेल करने के लिए। अब वो तो आप जो भी चीज़ बनाओगे उसको सेल तो करना पड़ेगा, और ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो आप खपत में ले सकते हो। ठीक है, गौशाला को सस्टेनेबल कैसे किया जाए वो भी मैं आती हूँ। पहले मैं गायों के ये बात करूँ। दूसरा हमारा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि फार्मर्स या कभी हम पानी के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, हमारा शरीर का वाटर परसेंटेज क्या है? 70%, 72। ठीक है, पृथ्वी में वाटर का परसेंटेज क्या है? तो आप ये समझ लीजिए पानी का 70% रोल है। ठीक है, और उसी को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। चाहे मैं कितना अच्छा ऑर्गेनिक खाना खाऊं और 2 ढक्कन जितना मैं गटर का पानी पी लूँ तो हॉस्पिटलाइज जाऊंगी मैं सीधा। ठीक है, क्योंकि पानी सीधा रॉ जाता है, और पानी ही हमारा मेन सोर्स है माइक्रोब्स को अंदर जाने का इनटेक। किसी इंसान को आप 6 महीने डिस्टिल वाटर पे रख दो, उसकी क्या तबीयत रहती है? खराब हो जाएगी। ठीक है, खराब ही हो जाएगी। कि पानी का इतना ज़्यादा रोल है, और फार्मर्स पानी को, और गाय के लिए भी पानी को देखते ही नहीं है कि हम क्या पानी डाल रहे हैं, जिसका 70% आप खाने पे ध्यान दे रहे हो कि खाद कौन सा डाल रहे हो, पर आप पानी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अगेन प्रॉब्लम है। ठीक है, और खाना और पानी का मेल है ना, होना ही चाहिए। दोनों का मेल अगर नहीं होगा ना, तब तक खेती अच्छी नहीं हो सकती। उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट एक बार अपना, और हम पानी को क्या समझते हैं, सबके पास टाइम है ना? हाँ हाँ फुल है। ठीक है, ओके। पानी को हम क्या समझते हैं कि इसका पीएच कितना है और इसका टीडीएस कितना है, कुछ और दो ही चीज़ें समझते हैं। ठीक है, पीएच और टीडीएस, ये 2 ही चीज़ें देखते हैं। हम कितने टीडीएस का पानी पी सकते हैं? 400-500। ठीक है, और घर के अंदर अगर 100 से मिनिमम 100। ठीक है, आइडियली 100 से अंदर, और खेत पे लोग होते हैं तो 400, 500, 600 टीडीएस भी पानी पी लेते हैं। ठीक है, उनको हैबिट होती है इतना पानी डाइजेस्ट करने की। ठीक है, इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमको स्टोन का वो सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हम सब नारियल पानी पीते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर बीमार हो तो। ठीक है, तो नारियल पानी का टीडीएस क्या रहता है? 3000, 3500। ठीक है, 3 से 5000। ठीक है, 3000 से कम कभी नहीं होता है। ठीक है, अब वो पानी हमारे लिए ख़राब नहीं है, तो ये 500 टीडीएस से ज़्यादा वाला पानी हमारे लिए ख़राब कैसे होगा? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो भी टीडीएस है वो डाइजेस्टेबल आपकी बायो अवेलेबल फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, आपका शरीर अगर उसको डाइजेस्ट कर सके उस तरीके से है तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आपका वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो वो प्रॉब्लमैटिक है। जैसे मेरे शरीर को कार्बन चाहिए, ठीक है, तो कार्बन अगर मैं कोयला खाऊं तो सबसे बड़ा प्योर सोर्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, पर मेरा शरीर उसको पचाएगा ही नहीं। लेकिन अगर रोटी के अंदर वो कार्बन आता है, ठीक है, तो वो मेरा शरीर उसको पचा लेता है, तो वो कार्बन मेरे लिए काम का है। उसी हिसाब से फार्मर को भी जब कोई चीज़ बेच रहा होता है ना, तो उनको वो सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे खेत के जो माइक्रोब्स हैं उनका खाना है कि वो सिर्फ मेटल है। आजकल बहुत ज़्यादा कार्बन के सोर्स आ गए हैं, है ना। आप फार्मिंग के देखोगे, कोई भी बायोचार होता है या कोई भी क्या बोलते हैं कार्बन परसेंटेज बढ़ाने के लिए 500 तरीके आ गए हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट सोर्स है कोयले का नहीं, वो बायोचार भी नहीं। मैं अभी ये बोल रही हूँ कि आप समझ लीजिए मुझे सॉइल का कार्बन बढ़ाना है तो मैं कोयले को एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके खेत में डाल देती हूँ ना, इमीडिएट कार्बन बढ़ जाएगा, है ना। नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा?
रिपोर्ट आप रिपोर्ट करने जाओगे तो बढ़ेगा, वो नहीं होगा, उसको जो पाचन करके उसको जो जनरेशन करने का वो कैपेसिटी नहीं है। तो फार्मर लोग कंपोज करना पड़ता है। राइट, इसीलिए फार्मर लोगों को ये समझना चाहिए। और ये भी सारे जैसे सॉल्यूशंस भी आते हैं, जैसे फंगीसाइड के सॉल्यूशन में सिल्वर यूज़ होता है या कॉपर यूज़ होता है, ये सारी चीज़ होती है। तो उसमें भी देखना है कि ये मेटेलिक फॉर्म में है कि आयनिक फॉर्म में है। मेटेलिक फॉर्म में होगा तो जैसे मैं सोना खा नहीं सकते, पर वही सोना मुझे अगर गौमूत्र में मिला तो वो गौमूत्र मेरा शरीर आयनिक फॉर्म में होने की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी सारी क्या करती हैं कि इन सारे को रेसिड्यू को आप ऊपर डाल दोगे तो आपको मीटर में तो दिख जाते हैं, बट उसको एक्चुअल फॉर्म में आपको नहीं मिलता। इसलिए बायो अवेलेबल फॉर्म में किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं ये पानी की बात कर रही थी कि पानी आपका इतना अच्छा शुद्ध होना चाहिए। वो पानी मैं थोड़ा शेडो में जाती हूँ। ठीक है, तो पानी का इतना शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, या तो आप अपने से अच्छा पानी मिलता हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप ज़रूरी भी नहीं है कि एक साथ सब लोग सब चीज़ें करने लगे, स्टेज वाइज भी जा सकते हैं, बट आप यहाँ पे हो तो मैं थोड़ा बताने के लिए आपको बताऊँगी। ठीक है, तो हमको पानी, जैसे गायों को पानी देने के लिए या खेती में पानी देने के लिए या हमारे खुद के पानी को शुद्ध करने के लिए महेश भाई ने एक माइक्रोबियल चिप बनाई है। ये माइक्रोबियल चिप है, इलेक्ट्रिकल चिप नहीं है, सिर्फ चिप नाम है बट इलेक्ट्रिकल नहीं है। ठीक है, जैसे आपने एक कॉमन लॉजिक सुना होगा कि जामुन की लकड़ी किसी भी पानी में डाल देने से पानी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो ये जामुन की लकड़ी से का ही इतना बड़ा साइंस है। तो ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपके पानी को ख़राब होने नहीं देती और उसमें एक माइक्रोबियल काउंट आपका बढ़ाते रहते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने एक बात की थी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि जिसने गायों का 5 से 10 हमको सड़क की गाय जो होती है उसमें से मिला था, गौशाला के बंधी गाय में से 100 से 500 वेराइटीज़ के माइक्रोब्स हमको मिले थे। उन्हीं गायों को हमने सुवर्ण प्राशन दिया, उनका पानी हमने ठीक किया और उनको हमने खाना अच्छा दिया। अच्छा मतलब जो भी उगता है, जैसे हम यहाँ पे एक बाजवा करके घास उगाते हैं वो दिया है, या आप अल्फ़ा दे सकते हो। हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस में कभी कभी उनको पम्पकिन देते हैं क्योंकि पम्पकिन एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम दे के, और कभी कभी महीने में एक बार उनको राजगीरा, थोड़ा सा ही राजगीरा दे देते हैं। ये सारी चीज़ें देने पे हमको मिला कि उस गाय के शरीर में से 3 महीने में गोबर में से स्मेल ही चली गई। ठीक है, आप यहाँ की गौशालाएं घूम के आइएगा, कहीं 2 गाय भी बंधी होती है ना, वो आंगन ना भी दिख रहा हो ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे गाय बंधी है। ठीक है, हम यहीं पे ही बहुत बड़ी गौशाला है, पीछे गौशाला है, यहाँ आगे इतना गोबर पड़ा है। और प्रैक्टिकली आप गौशाला घूम के आइएगा, आप गोबर को यहाँ नाक तक रख देंगे ना तब तक आपको स्मेल नहीं आएगी, खराब स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उनका शरीर डिटॉक्सिफाइड हो चुका है और उनका खाना एक अच्छा खाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें से स्मेल चली जाती है। तो ये फिज़िकल इंडिकेशन हुए, लेकिन जब हमने उनका लैब रिपोर्ट किया तो 6 महीने में हमको उसी गोबर और गौमूत्र से कितने नियरली 50,000 से ज़्यादा माइक्रोब्स मिले, जो 5 से 10 थे। जो गाय में 22 करोड़ देवता बोल रहे हैं, हाँ हो सकते हैं 33 करोड़ जो हो सकते हैं। हम अभी तक वहाँ तक 33 करोड़ तक नहीं पहुँचे हैं, बट वो हो सकते हैं। जो अपना जो हाँ वर्षों पहले जो ऋषि मुनि थे वो तो पहुँचे हुए थे। हाँ वो पहुँचे हुए थे। उसको मालूम हाँ। है, 33 करोड़ देवता बोल रहे हैं। हाँ, सो अगर हम बोले तो इतने 50,000 हमको 6 महीने में मिले और एक ऋतु साइकिल सारा ख़त्म हुआ तो वो 1.25 लाख बैक्टीरिया, वेराइटीज़ के बैक्टीरिया उनके शरीर में से हमको मिले। अब वो 1.25 लाख मतलब अभी तक हमारा वहाँ तक रिसर्च है, आगे और रिसर्च चालू ही है, जैसे जैसे बढ़ता है हम उसको और इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास 5 से 10 नाम नहीं है ना, हमारे पास वो 1.25 लाख नाम है। ठीक है, इसके टेस्ट भी हम इंडिया में नहीं कर पाए हैं, एक एक टेस्ट के पीछे 18 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। बट ये महेश भाई का एक है कि ये रिवाइव करना है तो बेसिक में जाना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, जब तक हम समझेंगे नहीं हम इसको टैकल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतने ज़्यादा माइक्रोब्स
अगर हमको मिलते हैं और फिर हम उसी गोबर से खेती करते हैं ना, तो खेती अच्छी हो जाती है। ये बेस्ट रहता है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं 100% समझती हूँ सब फार्मर ये नहीं करेंगे। भले इतना इजी है कि आपको एक ढक्कन सुवर्ण प्राशन ही देना है, ठीक है, और उसके जिसके कोई कॉस्ट भी नहीं है इतनी, फिर भी लोग नहीं करेंगे। अल्टरनेट मैंने बना रखे हैं, बट बेस्ट वे ये है कि ये करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं खेत में क्या डाल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं खेत में क्या डाल रहा हूँ। जो हमारी दुकान है, ठीक है, अल्टीमेटली वही बिज़नेस है उनका, तो बिज़नेस के लिए तो आपको कुछ अच्छा डालना ही पड़ेगा, तो ही आपको रेवेन्यू मिले, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शंस ये रहता है कि इसी गोबर को फिर हमने EBC ट्यूब में डाला, जो इफ़ेक्टिव बायो कंपोस्टिंग एक ट्यूब बनाई है, उसके अंदर हमने डाल दिया। आप देखेंगे वो सिलेंड्रिकल शेप का बना है। अगर मैं भगवान का बनाया हुआ सबसे अच्छा गोबर गैस प्लांट कहूँ, हमारा शरीर, ठीक है, हमारा शरीर एक बेस्ट गोबर गैस प्लांट है। तो उसने हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को है वो कैसे बनाया, यूँ एक डोम शेप बना दिया कि अंदर खाओ और नीचे एक टैंक है उसके अंदर सीधा चला जाएगा, ठीक है। कैसे है कि वो टेबुलर शेप में है, एक इंटेस्टाइन उसका पूरा टेबुलर है। ट्यूब से उसका सेंस ये रहता है कि उसको एक ट्रैवल टाइम मिले, तो खाना पचने में जो आपने पहले खाया उसको पचने के लिए जगह मिले, उसके साथ जितने भी द्रव्य मिलने हैं वो सारे उसमें मिलते जाएं, हर अलग अलग हमारे शरीर के भाग से जाएगा और उसको एक ट्रैवल टाइम मिलेगा, तो आखिर में वो 100% डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक भी सिस्टम ने कम काम किया तो हमारा डाइजेशन वीक हो सकता है, ठीक है। हमने डोम शेप का इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि डाइजेशन के लिए ट्रैवल टाइम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप ये EBC ट्यूब में डालते हो तो इसका जो लिक्विड आउटपुट निकलता है ना, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो हमको जो लेबर का एफर्ट्स लगता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, छानने की कोई झंझट नहीं, आपने इधर डाला उधर निकल गया, इतना इजी। और जितना और ऑटोमेशन करना हो उतना कर सकते हैं, और जितना फार्मर को जिस लेवल का सस्ता रखना हो तो वो सस्ता भी कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटेड कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड करना हो तो फुल्ली ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो इतना आपको हम EBC प्रैक्टिकली साइट पे जाके उसको थोड़ा और स्टडी करेंगे। तो ये टेबुलर शेप में होने की वजह से आपका खाना पहले दिन जो डालते हो वहाँ पहुँचते 30 दिन लग जाते हैं, तो वो 100% लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई हिलाने की झंझट नहीं, कोई स्मेल नहीं, और आपका जो आउटपुट निकलेगा वो 100% लिक्विड एंजाइमेटिक फॉर्म में निकलेगा। जैसे मैंने कहा कि दूसरी जो बैरल में बनाने की मेथड में आपको छानना पड़ता है, स्मेल आती है, और उसमें अल्टीमेटली आप उसका ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट करोगे तो 0.1 से 0.5% आता है। जब आप इस ट्यूब में इस तरीके से बनाते हो उसका ऑर्गेनिक कार्बन मिनिमम 15% आता है, ठीक है। अब 0.5 से 15% आप इतना और 15% मैं मिनिमम बोल रही हूँ, मैं 50% वाला भी बनाती हूँ, ठीक है। ये 40% भी बनता है, ये 25% भी बनता है, वो डिपेंड करता है कि आपने पूरी प्रोसेस फॉलो की है या नहीं की है, ठीक है। सिर्फ कुछ चीज़ें डालने से ही आपका 15 तो आ ही जाता है, और जितना आगे गुड़ में जितना क्या बोलते हैं, लड्डू में जितना गुड़ डालोगे उतना लड्डू मीठा होगा, ठीक है। तो और आप अगर पूरी प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको 50% भी वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब ये 15% वाला लिक्विड अगर आप सीधा अपने खेत के अंदर डालते हो तो आपकी खेती अच्छी हो जाती है। देखा जाए तो अभी इंडिया का सॉइल कार्बन का अगर एवरेज निकालें तो 0.3% है, ठीक है। इंडिया का ऑन एन एवरेज 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है, इतना ही है, ठीक है। होना कितना चाहिए अगर ये बात करूं तो जंगल का कार्बन 18% है, ठीक है। हमारे शरीर का कार्बन भी 18% है। ये 18 से अगर हमारा कार्बन 8 पे आ जाए ना तो हम समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, और 6% वी आर डेड। 6% में डेड, ये 0.3 है, इट्स ऑलरेडी डेड। सिर्फ बारिश ही है कि जो इसको ज़िंदा रखे हुए है। 2 साल अगर बारिश नहीं हुई ना तो हमारी खेती ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च है इस पे कि 2030 तक
अगर आपने अपनी खेती को सुधारा नहीं तो उसमें से बीज का अंकुरित होना ही बंद हो जाएगा। अब समझ लीजिए, बीज का अंकुरित होना बंद हो गया, हम कितनी बड़ी समस्या के सामने खड़े हैं वो कितनी मैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, दुनिया ख़त्म हो जाने के लिए उसको लगभग हज़ारों साल की बाकी है, ऐसा तो है नहीं। 5 साल पहले की हमारी ही जनरेशन की बात चल रही है, हमारे बच्चों की भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो 2030 मतलब 5 साल ही रहे। बिल्कुल। अगर हमने अपनी प्रैक्टिसेस नहीं सुधारी तो फिर हिंदू मुस्लिम का झंडा छोड़ दो, कांग्रेस बीजेपी का भी झंडा छोड़ दो, भाई भाई का सगा नहीं रहेगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हर प्रॉब्लम को टैकल कर, प्रॉब्लम को ये एक बेस बनती जा रही है। खेती इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो खेती अच्छी होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी नहीं हुई ना तो खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। आज हमने अपनी जनरेशन को, पहले हमारी माँ के 10 बच्चे भी हो जाते थे, अब 1 बच्चे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, राइट। तो ये हमने अपने शरीर की कितनी ताकत को कम कर दिया है ना, इतनी अधोगति हमने अपनी कर दी है, इतने कैंसर के रोग हम लेके बैठे हैं और आगे न जाने क्या कर लेंगे। मतलब पहले हम ये बोलते थे कि भाई बाजू वाले गांव में किसी को कैंसर हुआ है या उनको हुआ है, अब अपने घर में ही सारे केसेस होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये खेती को इतना सीरियसली ही लेना चाहिए। हाँ, हम ये मेक श्योर करते हैं कि फार्मर के इनकम पहले ही क्रॉप साइकिल में हैम्पर नहीं होगी, और उनको सस्ता पड़ेगा। जब वो केमिकल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट करते हैं, होता यही है ना, फार्मर भी नहीं चाहता कि वो जाके केमिकल डाले, पर उसके पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि मैं क्या डालूं कि मेरी खेती में हैम्परिंग ना हो। मैं चाहता हूं बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन, क्योंकि खेती सॉइल से प्यार तो वो भी करता है, शायद हमसे ज़्यादा वो करता है, ठीक है। तो उसको भी पसंद नहीं है कि वो उसके अंदर केमिकल डाल के उसको ख़राब करे। हाँ, पर थिंग इज़ कि उसके पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं है, और जो सॉल्यूशंस हैं भी वो सस्टेनेबल नहीं है, थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, जितना उसके पास वेट पीरियड नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो EBC ट्यूब जो है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और इजी इम्प्लीमेंट सोल्यूशन है, ठीक है। मुझे पता है अगर सुवर्ण प्राशन आप गायों को नहीं देते, इसीलिए हम ट्यूब के साथ अपने कल्चर ट्यूब के साथ अपने कल्चर मैंडेटरी देते ही हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी देने का सेंस क्या है, हम लोगों से सीख के अभी यूट्यूब में आपको 500 जने मिल जाएंगे जो ये ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। महेश भाई ने इसका इन्वेंशन किया था। पर ये ट्यूब क्या है कि एक HDPE मटेरियल है, आप इसको रोल कर दो, टेलरिंग का काम है, ठीक है। हमने जो किया है उसमें भले आर्किटेक्ट किया हो कि उसमें हम इंसुलेशन लगाते हैं, 20 इयर्स का हम फ्री सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी एसेसरीज ऐसी होती है कि हम उसका 20 साल तक यूज़ कर सकते हैं, और 20 साल की हम आपको सर्विस फ्री देते हैं, ठीक है। बट अगर मैं ये बात करूँ कि जो ट्यूब है वो एक कंटेनर है, कंटेनर से खाद नहीं बनता, वो सिर्फ कंटेन करता है। खाद बनाने का कारण मेन कल्चर है, क्योंकि आपने सारी प्रोसेस आगे की फॉलो नहीं की है, तो आपके गाय के बैक्टीरिया में वो चीज़ें आई नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कल्चर देते हैं कि वो जो बैक्टीरिया का खाना भी आए और वो बैक्टीरिया भी आए, और इतनी वैरायटीज़ के बैक्टीरिया आपको मिले, ना कि 5, 10, 15। मेरी इच्छा हमेशा यही रहती है कि ये बैक्टीरिया आप अपनी गायों में पैदा करो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोतल दे देते हैं कि भाई बैक्टीरिया की बोतलें हैं, आप इसको करो। उससे होता क्या है, मेरी गाय शुद्ध हुई, मेरी गाय में वो बैक्टीरिया है, पर मैं तो कुछ ऐसा वे आउट दूँ ना कि आपकी गाय शुद्ध हो और आपकी गाय में वो बैक्टीरिया है। बहुत सही, ठीक है। हम गाय को बचाना चाहते हैं ना, तो गाय को कब बचेगी, जब सब गाय इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, है ना। सिर्फ मेरी गाय में अच्छा करके क्या करूँगी, सही, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने गायों के लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करो, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक सुवर्ण प्राशन देना है, उनका फूड का हम बहुत ज़्यादा लिस्ट दे देते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आप उतना दे दो। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे बनाते हो उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उतना आप गायों को दे दो तो आपका गाय का गोबर गौमूत्र अच्छा हो गया। इसका मैं आपके साथ लैब रिपोर्ट शेयर करूँगी, जो हमारी गायों का गौमूत्र का लैब रिपोर्ट दूँ, उसमें 22 ppm गोल्ड है। हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट 2 ppm है पूरे साल का गोल्ड का कंजम्पशन,
ठीक है। उसमें 1 लीटर में 22 ppm है, तो आप तो उसको पूरे साल में 1 लीटर भी आपको पीना नहीं है, तो आप उसका, और वो 100% आयनिक फॉर्म में है कि जो आपका बॉडी उसको ले लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर आयरन है, इसमें 156 ppm के या तो mg में आपके पास कैल्शियम है, ठीक है, इसमें सिल्वर भी है। और इसमें जैसे आपने न्यूज़पेपर में अभी देखा होगा कि सर आप न्यूज़ से हैं तो थोड़ा आप समझते होंगे, गुजरात समाचार में अभी थोड़े टाइम पहले एक पोस्ट था कि गौमूत्र के अंदर 15 टाइप के नेगेटिव पैथोजेंस पाए गए हैं, इसलिए आपको गौमूत्र पीने में ध्यान रखना चाहिए। जो रॉ पी लेते हैं जी, ठीक है, 15, उन्होंने 15 टेस्ट किए हैं, इसलिए 15, हमने 55 टेस्ट किए हैं, ठीक है। और इन गायों में वो 55 में से एक भी नहीं है जो नॉर्मली हर किसी गाय में होते हैं, ठीक है। ई कॉली बैक्टीरिया भी होता है, क्योंकि गायों को हमने दिया ही कचरा है, तो फिर उसके गौमूत्र से हमको क्या मिलेगा? तो कूड़ा खाएगी तो कूड़ा, कूड़ा खाएगी तो कूड़ा ही हमको मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से नेगेटिव पैथोजेंस हमको मिलेंगे, और ये सारे न्यूट्रिशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। माइक्रोबियल काउंट जो होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है, फिर भी वो अपने आप को रिवाइव करती रहती है, लेकिन हम ही नहीं सुधर रहे। गौचर ज़मीन पहले में जाके खा के आती थी। गाय इज़ अ चूज़ी एनिमल, उसको पता है मुझे क्या खाना है, ठीक है। वो अगर गौचर ज़मीन पे जाएगी तो हर कुछ नहीं खाएगी, जो वनस्पति नक्षत्र के हिसाब से उगी होगी वही वो खाएगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल एनिमल है, लेकिन हमने तो उसको कूड़ा दे दिया, तो अब वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो कूड़ा भी खा रही है, ठीक है। और गौचर ज़मीन तो हम इंसान ही खा बैठे हैं उसके, तो कोई ऑप्शन ही हमने उसके लिए रखा नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस चेंज करने पे हमारी खेती अच्छी हो जाएगी। फिर से बताऊं, ये सारी कथा गाय के लिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। हम हमारे लिए कर रहे हैं, हम कोई गाय के ऊपर दया नहीं कर रहे, वो हमारे ऊपर दया कर रही है। ये हमको समझना है कि इतने ज़्यादा ख़राब बिहेवियर के बाद भी वो कुछ हमारे लिए अच्छा ही कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमको उसको इतना टेक केयर करना है कि हमको अच्छा खाना मिल सके, ओके। और अब वो खाना नहीं दे रही, अब वो हमको एनर्जी भी दे रही है। एनर्जी क्रॉप में भी अभी आज की दुनिया में सबसे अच्छी बात कहें हम, अच्छी या तो ये कहें, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? एनर्जी की। ऊर्जा। हर कोई एनर्जी के पीछे पड़ा है। सोलर एनर्जी ले लो, विंड एनर्जी ले लो, XYZ, ये पेट्रो प्रोडक्ट्स के एनर्जी ले लो। फ्यूल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गाय तो सीधे सीधा हमको फ्यूल भी दे रही है। वो कैसे दे रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ खाना और सबसे हाई डिमांडिंग एनर्जी, वो दोनों चीज़ हमको गाय से मिल रही है, इसीलिए उसको उस जगह दे रखी है। साइंटिस्ट जो हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही थे, वो इन चीज़ों को समझते थे, और वो सीधी भाषा में बोल के गए तो हम नहीं समझ रहे, तो हमको थोड़ा उसको प्रूव करना पड़ रहा है। और प्रैक्टिकली साइट पे सभी चीज़ों का इसीलिए डेमो किया रखा है कि हम सिर्फ भाषण नहीं दे रहे, आप आइए प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखिए कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है गाय के माध्यम से, ठीक है। बहुत सस्ते तरीके में आप चीज़ें कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात कि जब हम वो लिक्विड में बनाते हैं, उसमें हम डालते क्या क्या हैं, वो चीज़ का डिस्कस करें। EBC यूनिट का हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही EBC यूनिट है जो छोटा फार्मर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा खाद खरीदने के लिए, वो खुद ही बना लेगा। या तो गौशाला वो EBC यूनिट लगा के गैस का भी उत्पादन कर सकते हैं, और खाद लेके खाद भी आप बेच सकते हो। देखिए, एक तो गौशाला के पास जनरली सॉफ्ट कॉर्नर सभी लोगों का होता है, ठीक है। आप सस्ते से सस्ते दाम में भी वो खाद बेचेंगे ना, उनका भी भला हो जाएगा और आपका रेवेन्यू आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट सेलेबल होनी चाहिए। प्रोडक्ट अच्छी नहीं हुई तो आप फ्री में दोगे तो भी रिपीट नहीं होंगे, तो हम इतना मेक श्योर करते हैं कि आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ। कौन सी बेस्ट क्वालिटी, वो मैं अगर बताऊं, अभी ये एक्सपो था, मैं कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगी, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर कोई पर्सनली उस एक्सपो में गया हो, कोई गए थे इसमें से? आप था? आपने LFMO जो लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके भाव देखे थे? रेट नहीं देखे थे। 300 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। और उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है।
वो उससे मैच ही नहीं कर रहा है क्वालिटी में। हम 50 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी मैं तो यही बोलती हूँ कि ये तो मैं सेल कर रहा हूँ, आप खुद बनाओ, हम तो सिखाने बैठे ही हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो अब मैं कॉन्सेंट्रेटेड बनाती हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 2 रुपये में भी नहीं, 1.5 रुपये पर लीटर बना लोगे, ठीक है। इससे सस्ता क्या बनेगा? और क्या बनेगा? 1.5 रुपये लीटर तो शायद पानी का खर्च होता होगा, जो भी 20 रुपये बोतल मिल रही, ठीक है। 20 रुपये बोतल पानी मिलते तो 1.5 रुपये में आप अपना खाद अच्छी क्वालिटी का खुद बना दोगे। और वही चीज़ हम सिखाते भी हैं। हाँ, नहीं सीखना है, मेरे से लेना है तो आप खरीद भी सकते हो, मेरा तो फ़ायदा है। बट मैं ये नहीं चाहती, मेरा फ़ायदा तब है जब हर किसान अपने आप खाद बनाएगा, गायों को संभालेगा और खेती अच्छी करेगा। पर्सनली मेरा इंटेंशन वही है, ठीक है। पर आप देखिए कैसे बनाते हैं, वो चीज़ें भी हम बताते हैं। अब इसको हम क्या डालते हैं अगर बोलो, इसमें हम डालते हैं गोबर, डालते हैं। 2 अलग अलग मेथड से बनाते हैं। ऑलमोस्ट अदर मेथड्स भी होती हैं, बट किसानों के लिए देखें तो 2 मेथड की बात चलती है। एक मेथड में ऐसा है कि गोबर डालो, गौमूत्र डालो, दही डालो। सर मैं ये लिस्ट दूंगी आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। गोबर है, गौमूत्र है, दही है, चावल है, गुड़ है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल का वेस्ट है, इन सब चीज़ों का वेस्ट है, ये डालना है, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अब किसानों को तकलीफ़ आती है कि हर बार गुड़ लेना उनको डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। हमारे नियरली 15,000 से भी ज़्यादा फार्मर ऑलरेडी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट उन्हीं से ही मैंने सुना है कि मैडम कुछ अल्टरनेट दीजिए, गुड़ हमको ख़रीदना महंगा पड़ रहा है, कहीं 40 रुपये मिलता है, कहीं 50, कहीं 60 रुपये, ठीक है। 60 और 80 के बीच, 60 में मिलता है, 80 में मिलता है, या तो जो 25-30 जहाँ मिलता है ना वहाँ तो कचरा ही मिलता है, तो कचरा नहीं यूज़ करना है हमको, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का गुड़ 40 से 60 रुपये हमको मिल जाता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर गौमूत्र प्रैक्टिकली वो कलेक्ट नहीं कर पाते जी, ठीक है, क्योंकि गौमूत्र नीचे गिरा हुआ इतना मीनिंगफुल नहीं रहता, आपको कलेक्ट करना रहता है, तो गौमूत्र वो कलेक्ट नहीं कर पाते। रोज़ दही जमाना, चावल बनाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जी। प्रैक्टिकली हमको क्या है, सोने जैसा सिर्फ नहीं बना देना है, उसको हम एडेप्ट भी करना है कि सब फार्मर लोग उसको कर सकें। और ये सब करने के बाद भी उनको खर्चा आता है 2.5 रुपये प्रति लीटर। ये आप गिनेंगे ना, गिनती करेंगे, सर आप जीवामृत बनाते होंगे, आपको इतना तो पड़ ही जाता होगा पर लीटर कॉस्ट आराम से, कि शायद 10 रुपये लीटर भी पड़ता होगा। जो बेचने का तो मिलता है, नहीं बेचने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बनाने का कितने में पड़ता होगा? 2.5-3 रुपये आपको पड़ जाता, और मेहनत अलग से, स्मेल आई वो अलग से, छानना पड़ा वो अलग से, ये सारी सिस्टम अलग से। हम ये मेथड आपको 1.5 रुपये में भी बना के दे सकते हैं। पर लीटर आपने 1 रुपया मिनिमम बचा लिया, ठीक है। 1.5 में हम क्या देते हैं आपको, गोबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम एक ऑल इन वन कल्चर बनाया है, फार्मर्स की डिमांड थी, इस वजह से इन चीज़ को बनाया। ये आपके गौमूत्र को, दही को, चावल को और गुड़ को रिप्लेस करता है। आपके पास अगर ये चीज़ें हैं, फ्री में अवेलेबल है, सस्ती अवेलेबल हैं, तो आप ये यूज़ करिए। ये अवेलेबल नहीं है तो ऑल इन वन कल्चर को ले लीजिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि चीज़ों का यूज़ हो, आप कहीं अटक ना जाए, जहाँ अटकेंगे वहाँ पे हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो या ऑल इन वन कल्चर डालो, और फ्रूट और वेजिटेबल का वेस्ट आप वो भर के डाल दो। इतना चीज़ करने पे आपका जो लिक्विड निकलेगा वो मिनिमम 15% ऑर्गेनिक कार्बन का निकलेगा, ठीक है। Okay. और किसी को आगे जाना है तो और भी मेथड बता सकते हैं, पर पहले ऐसा है कि कोई बेसिक तो स्टार्ट करे, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फिर हम 2nd, 3rd, 4th, 10th तक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ। इसके नेक्स्ट जो हमारे प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो खेती में अभी ऑर्गेनिक करने में प्रॉब्लम आते हैं, पेस्ट अटैक आता है ना। और पेस्ट अटैक का ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस इतने अच्छे नहीं मिले हैं, ठीक है। जब आपकी सॉइल बहुत अच्छी फर्टाइल हो जाएगी ना, तो उसमें पेस्ट अटैक आना भी कम हो जाएगा, वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है, ठीक है। बट जब तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, तब तक तो हमको कुछ सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स के सोल्यूशंस हैं, जो सर ने बोला कि नीमास्त्र और वो सब चीज़ें बनाते हैं, उसमें कई 10 पन्ने डालते हैं, 5 पत्ते डालते हैं, 10 डालते हैं, हम ऐसा 36 पत्तों के साथ बनाते हैं। अलग अलग चीज़ से हैं, एक है जो पत्तों के बेस है, वो 36 टाइप के उसमें पत्ते आते हैं, जिसका आप यूज़ करके बना सकते हो।
ये कैसे यूज़ करना है, ये कोई जुड़ता है तो हम उसको डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर हम फंगीसाइड के सोल्यूशन भी बनाते हैं, हम वीडीसाइड के सोल्यूशन भी बनाते हैं। कैंसर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वीड्स का है, जो केमिकल यूज़ होता है वीड्स को मारने के लिए, वो कैंसर को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं, फंगीसाइड के भी हैं। और आपको ये बताऊं ये कितने इफ़ेक्टिव हैं। ये सारे बायोलॉजिकल सॉल्यूशन हैं। हमारे फार्मर्स हैं जो 100% सबसे ज़्यादा, सर आपके हिसाब से सबसे डिफ़िकल्ट क्रॉप कौन सा है जो जिस पे सबसे ज़्यादा अटैक आते हो? मिर्च, रिंगन है। हाँ, बैंगन और क्या बोला? मिर्ची। ठीक है, मिर्ची में हाँ। और फ्रूट्स में अगर बोलूँ तो बोर में तो अपना फेरोमोन टैब लगा कुछ नहीं क्या होता। फ्रूट में तो पपीते में सबसे ज्यादा, पपीते में ठीक है। वायरस ज्यादा होता है। बहुत आता है। सर आप पोमीग्रेनेट करने का प्लान कर रहे हैं? पोमीग्रेनेट में, ठीक है। अंगूर पर और ग्रेप्स में, अंगूर, ग्रेप्स में अब अंगूर में सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे सेंसिटिव ये इसको ग्रेप्स होती नहीं है ना, मिर्च हाँ, इसलिए मिर्ची और बैंगन होते हैं। हाँ, मिर्च। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके अंगूर में आते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, हम 100% अंगूर को भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हमारे फार्मर्स हैं बहुत शानदार, 100% अंगूर को ऑर्गेनिक कर रहे हैं, पोमीग्रेनेट को ऑर्गेनिक कर पा रहे हैं, मिर्ची को कर पा रहे हैं, ब्रिंजल को कर पा रहे हैं। मेरे से आप वो फार्मर्स के कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और पर्सनली उनके फार्म विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज होगा उनको उस पर्टिकुलर क्रॉप का, प्रैक्टिकल यूज़ का। ठीक है, तो आप उनसे समझ सकते हैं और मैं उनको आपको कंडक्ट करवा सकती हूँ। जैसे आप पोमीग्रेनेट करना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने पर एकड़ 15 टन इस साल अंगूर लिए हैं, पर एकड़ 15 टन, और उनका अंगूर 205 रुपये किलो के हिसाब से बिका है। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करूँ, 1 एकड़ से 30 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं। ठीक है, बहुत शानदार। ये ऑर्गेनिक होने पर इतना, और उनका जैसे फार्मर का थॉट ये रहता है कि मेरे को वज़न कितना आया। अगर मैं इसको 100 मन ले रहा था तो मुझे 100 मन आया कि नहीं, लेकिन मेरा उसके साथ ये भी थॉट प्रोसेस जुड़ा है कि जो भी आया उसमें न्यूट्रिशन आया कि नहीं। महेश भाई, सबसे पहले हमारे कोई भी नई क्रॉप का कोई प्रोडक्शन करते हैं ना, हम उनके क्रॉप का लैब रिपोर्ट करते ही हैं, पहले का भी और बाद का भी। मेरे पास पोटैटो के हैं, ब्रिंजल के हैं, मिर्ची के हैं, हल्दी के हैं, पोमीग्रेनेट के हैं, ग्रेप्स के हैं, ये और बहुत सारी और भी चीज़ों के लैब रिपोर्ट्स हैं कि प्री क्या था, पोस्ट क्या था। ठीक है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि इसमें न्यूट्रिशन आया कि नहीं। ठीक है, वज़न तो आप मुझे बता दोगे, पर न्यूट्रिशन आया कि नहीं फार्मर कभी चेक नहीं करेगा। लेकिन मेरा जो, हमारी कंपनी का एक एम है कि हर चीज़ में न्यूट्रिशन होना ही चाहिए, वो तो तभी होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए हम वो लैब रिपोर्ट भी, पहला कोई एक फार्मर जो लगता है ना कि ये सिंसियरली करेगा, कई लोग सिंसियरली नहीं करते, मतलब थोड़ा करते हैं थोड़ा नहीं करते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो सिंसियरली करते हैं वहाँ पे हम उनका लैब रिपोर्ट भी हम अपने खर्चे पे ही करते हैं, समझने के लिए और उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ हमको भी ऐसे फार्मर चाहिए कि जो आगे जाके और लोगों को मोटिवेट करें। ठीक है, जैसे हमारे पोमीग्रेनेट के फार्मर हैं, वो बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे फार्मर को उन्होंने मोटिवेट किया है। आंध्रा के फार्मर हैं, वहाँ पे मिर्ची उगाते हैं, तो मिर्ची के बहुत सारे फार्मर को उन्होंने मोटिवेट किया है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप को पेस्टिसाइड जो हमारे हैं बायोलॉजिकल इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि आप कोई भी खेती अच्छी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप गंजीवामृत बोलते हो, आपने उसका भी लैब रिपोर्ट कराया है कभी? मैंने नहीं किया। ओके, किया है, ओके, पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप आगे भी प्रमोट कर रहे हो तो आपको वो थोड़े कंटेंट अगर पता होंगे तो आप और कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार वो चीज़ें आप खुद भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम जो एक हाई कार्बन सॉइल बनाते हैं वो एक्चुअली सॉइल बोलते हैं, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपोस्ट। उस, ठीक है, सॉइल के मिनरल्स भी है और उसमें कंपोस्टिंग भी है। इट हैज़ 40% ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, जनरली वर्मी कंपोस्ट में 5% होता है। आप अगर देखेंगे वर्मी कंपोस्ट में 5% होता है। 5% इसलिए होता है कि 100 किलो जैसे गोबर होगा तो उसमें से 13% ही बायोमास होगा, बाकी सारा पानी है, और 13% बायोमास में 5% आपका लिक्विड रहेगा।
ठीक है। तो इतना ही आपको 5% कार्बन मिल पाता है। इसमें हम सिर्फ गोबर का यूज़ नहीं करते, इसमें हमारे बहुत सारे कल्चर्स जाते हैं, बहुत सारे सीवीड्स जाते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट जाते हैं। इसलिए इसका ऑर्गेनिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूएसपी प्रोडक्ट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल नहीं बता रही हूँ। तो वो हमारा 40% ऑर्गेनिक कार्बन वाली चीज़ है, ठीक है। ये 40% ऑर्गेनिक कार्बन वाली चीज़ हमने क्यों बनाई है? किसी को अगर इमीडिएट सॉइल कार्बन बढ़ाना है, अल्टीमेटली हम यहाँ पे ये ऑर्गेनिक की चर्चा क्यों कर रहे हैं? सॉइल के फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इमीडिएट अगर आपको सॉइल कार्बन बढ़ाना है तो आपको वो चीज़ चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का एक बजट का भी कंस्ट्रेन होता है, तो अगर आप स्लोली करेंगे, स्लोली भी इतना भी स्लो नहीं कि आपको क्या बोलते हैं आप छोड़ दो, ठीक है। आपको जितना, अगर आप केमिकल से जितना प्रोडक्शन ले रहे हो ना, उतना प्रोडक्शन आप पहले ही क्रॉप साइकिल में इससे शिफ्ट होके ले लोगे, ठीक है। इतना तो हम मेक श्योर करते ही हैं। ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है, बट आपको फर्स्ट ही क्रॉप साइकिल से डबल वाला चाहिए प्रोडक्शन या उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो हम हाई कार्बन सॉइल का रिप्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि कितना फास्ट आपको जाना है, क्योंकि एक बजट कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। इतनी महंगी चीज़ें नहीं हैं। आप कभी नर्सरी में जाओगे, वहाँ से कंपोस्ट कभी देखें, अपने जो FCO स्टैंडर्ड के मिलते हैं, 100 रुपये से कम के कभी नहीं होते हैं, ठीक है। एक किलो 100 रुपये से कम, और 14% ऑर्गेनिक कार्बन। और मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सी जगह विज़िट कर लिए कि वो बनते कैसे हैं, ठीक है। ये 40% ऑर्गेनिक कार्बन की चीज़ है और हम 36 रुपीज़ kg के हिसाब से ही सेल करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बारे में बताइए मैम। किसके? 40% मींस हाउ सॉल्युबिलिटी के बारे में बताइए। हाँ, वो क्या ऑर्गेनिक कार्बन का सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे आप क्या बताना चाहे कि 2.5% कार्बन बढ़ जाता है वो? हाँ, कहने का मतलब मेरा जैसे आप ही बोलो ना। हाँ, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप बोलो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अलग अलग चीज में अलग अलग कार्बन लेवल होता है। जैसे मैडम ने बताया कौन से में है या केले में हम हमारा शरीर खा सकता है। यानी हम जो 40% मैडम जो डिस्कस कर रही है, यानी जमीन में जो डाला उसमें से 40% जमीन जो है ना उसको खा के पचा सकती है। हाँ, सही है। 100% डाइजेस्टिबिलिटी है। तो जो भी चर्चा हुई अब तक उसमें नटसेल में है ना 2 चीज़ के ऊपर बात करूँगा। एग्रीकल्चर का जो सॉइल सॉल्युबिलिटी और पानी का सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसका सॉल्यूशन हमारे पास में है मैडम के पास में, कि सॉइल सॉल्युबिलिटी जो है ना, इतना आप उनको सॉइल को रीच कर दो, आपको वो क्रॉप अच्छा लगेगा ही लगेगा, चाहे क्रॉप्स आपका कोई भी हो। हम लोग हमारी ज़मीन को जो है ना फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो इस पे जो डेप्थ में जो हम लोगों ने लिक्विड फर्टिलाइजर का जो डिस्कस किया, वो 100% लिक्विड फर्टिलाइजर जो है ना सॉल्युबल है। आज की तारीख में भारत में जो भी अवेलेबल चीज़ है भारत के अंदर, वो मोर देन 50% जमीन में उसका सॉल्युबिलिटी नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड की कोई भी अच्छी कंपनी का लिक्विड फर्टिलाइजर ले लीजिए या सॉलिड फर्टिलाइजर ले लीजिए, उसकी कंपैरिजन में हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर 100% सॉल्युबल है। उसकी कंपैरिजन में वो आपको 5% जो सॉल्युबल कार्बन दे रहे हैं, हम लोग आपको 40% कार्बन सॉल्युबल है। उसकी जो कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर इंटरनेशनली, तो जो चीज़ हम लोग आपको 50 रुपये में दे रहे हो, मार्केट में ऑलरेडी 500 रुपये मिल रहे हैं। जो 500 रुपये में मिल रहा है उसमें 5% सॉल्युबिलिटी पे हम लोग 50 रुपये में आपको 40% सॉल्युबिलिटी दे रहे हैं। सही। तो ऐसी दोनों चीज़ हमारे पास इतनी सस्ती है, वो लेके हमारी ज़मीन को हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। जिसका थैंक यू। सो अगर मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी, जैसे सर ने बताया उसके हिसाब से, और अगर आपको मैं चीज़ बताऊँ, इंडिया का अगर आप सोचेंगे, जैसे मैंने कहा कि 0.3% कार्बन है ऑन एन एवरेज, ठीक है। आप उंगली पे गिन सको ना, कुछ 1-2 स्टेट को मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑर्गेनिक कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेटा लाऊँ, इट इज़ लेस देन 1%। हमारे पास स्कोप कितना बड़ा है, 99% से भी ज़्यादा हम केमिकल पे हैं, राइट, ठीक है। तो हम इसको ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे मेरे सॉइल का कार्बन बढ़ाना है या किसी ने बढ़ाया हो, बहुत सारी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ऐसी संस्थाओं के साथ हम टाई अप हैं जिनके कैंपस में 4000 से ज़्यादा बुल है और इंडिया की टॉप नॉच संस्था है, ठीक है। और उनका भी अगर सॉइल कार्बन बोले, 80 साल पुरानी संस्था, वो करीबन कितने हैं, 80 सालों में 1% कार्बन नहीं बढ़ा पाए हैं, 1% कार्बन नहीं बढ़ा पाए हैं।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 8 महीने में 6% कार्बन लेवल बढ़ाए, लैब रिपोर्ट के साथ में हमारे पास में फिजिकली है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत जो काम शानदार, करेंगे बहुत शानदार। वहाँ पे हम लोगों ने Thank you very much. 0.75% वाला कार्बन लेवल को हम लोगों ने 6.5% कार्बन लेवल बढ़ाया। बहुत शानदार। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जमीन का कार्बन सॉल्युबिलिटी कार्बन जो हमारा बढ़ाने के लिए। तो मेन लेना इंपॉर्टेंट चाहोगे बात सर? क्या है कि हम लोग जैसे मैडम ने बताया कि इस पर खर्चा कम है, खर्चा कम है। मैं तो बोलता हूँ खर्चा कम की जरूरत नहीं है। जो जमीन ने हमको लास्ट 40 साल में हमारे लड़के और लड़के के लिए बहुत सारा पैसा दिया, उसके लिए बिजनेस किया हम लोगों ने, उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने शादी विवाह की, वो सब फार्मिंग खेती करते तो कहाँ से आता है? खेती से ही आता है। बिल्कुल। वो खेती में 40 साल में आपने जितना खेती से निकाला है ना, उसका 0.1% दे दो। मैं 0.1% बोल रहा हूँ सिर्फ, वो 0.1% आप कैलकुलेट करेंगे तो 2-4 लाख रुपया हो जाएगा। ये इतने से आप सिर्फ 1.5-1.5 लाख रुपया का खर्चा करें, जो सेजल दीदी बता रही है वही हिसाब से 100% पहले तो जमीन का कार्बन लेवल बहुत बढ़ाना जरूर है। इमीडिएटली बढ़ाइए। लिक्विड फर्टिलाइजर जिसके पास में भी फार्म ले सकते हैं वो लिक्विड फर्टिलाइजर टैंक ले लीजिए और इसकी दोनों का कॉम्बिनेशन से आप जमीन को पानी दे दीजिए। हो सकता है तो वो बायोचिप्स अभी आप परचेज करें या नहीं करें वो आपके ऊपर है, लेकिन ये 2 चीज़ मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि जरूर कीजिए कि 1% ऑफ द आपकी ज़मीन का कार्बन लेवल बढ़ा लीजिए, मिनिमम 1%। दूसरा, आप जब भी फार्मिंग करें, कोई भी क्रॉप्स का फार्मिंग करें, उसमें हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर जो पानी के साथ में मिलाइए। ये 2 चीज़ आप जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। जैसे कि हमने अपना सॉइल कार्बन 8 महीने में 6% तक ले गए हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं होगा। हमने इसका पेटेंट ऑलरेडी फाइल किया है, ठीक है। अब ये हम हमारे लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम ये एजुकेट भी करते हैं कि करिए आप, ठीक है। थिंग इसके करना चाहिए और जब तक ये नहीं करेंगे आपका सॉइल कार्बन नहीं बढ़ेगा, क्रॉप अच्छा नहीं होगा। हम कार्बन को इतना क्यों इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ कार्बन है, उसमें 108 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कार्बन इज़ लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली। जब तक दादा जीवित होते हैं ना, दिवाली सब भाई साथ में मनाते हैं। राइट। कार्बन होना 18% कार्बन होना 2% कैल्शियम होने का कारण है। अगर आपके शरीर का, खुद के शरीर का बोलो या ज़मीन का बोलो या किसी का भी कैल्शियम कम होगा और मैं सिर्फ कैल्शियम खाती रहूँगी कोई ना कोई सोर्स से, वो टेम्परेरी बढ़ेगा, वो परमानेंट नहीं बढ़ेगा। मुझे देखना चाहिए कि मेरे पास कैल्शियम क्यों कम है। अगर आपका सॉइल का कार्बन 18% नहीं है तो आपका कैल्शियम 2% हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारे रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका कार्बन का हम इतना बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी है। एनपीके भी होना चाहिए, बट ये नहीं कि सिर्फ एनपीके होना चाहिए। अब मैं सिर्फ एनपीके पे ज़िंदा रह सकती हूँ? हम क्यों सॉइल में सिर्फ एनपीके डाल रहे हैं? एनपीके ही डाल रहे हैं बस। मतलब फार्मर थोड़ा लॉजिकली सोचे कि हम क्यों सिर्फ सॉइल में एनपीके डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको ध्यान रखनी है कि वो सॉइल में अल्टीमेटली डाल क्या रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया, हमारे पास बहुत अच्छी प्रूवन मेथड है, 15,000 से ज़्यादा फार्मर, और ये हमने ज़ीरो मार्केटिंग की है, ठीक है। ये माउथ वर्डिंग से आए हैं। तो आप समझ रहे हैं, माउथ टू माउथ कोई आते हैं तो रिज़ल्ट मिला है तो ही आए हुए होंगे, ठीक है। राइट। तो तब भी 15,000 से ज़्यादा फार्मर ऑल ओवर द इंडिया में ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल भी पाते हैं। आपके पास इससे अच्छी बेहतर मेथड है तो वो मुझे सिखा के जाइए, ठीक है। Right. और अगर मेरे पास सबसे अच्छा है तो उसको अडॉप्ट कर करिए। लीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई R&D का टाइम बचा नहीं है, ठीक है। आप और फार्मर का कैसे होता है ना सर, कि एक बार कोई करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, वो छोड़ देता है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ उन लोगों से है जो उनको रॉन्ग डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। होगा क्या, जैसे आप समझ लीजिए कि एक आप एंथू फार्मर हैं जो आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऑर्गेनिक करना ही है, ठीक है। आपने मेरे से बहुत सारे लोग कॉपी करके कुछ सीख के गए हैं, आधा ही कॉपी कर पाए, वो वहाँ से आपने कुछ ले लिया, आपने उसको अडॉप्ट किया, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। ये नए फार्मर हैं, आपके पास सलाह लेने आए हैं, आप उनको क्या सलाह दोगे? वो मत लेना। मैं तो सीधे सीधे बोलूंगा ये ऑर्गेनिक सिस्टम ही बेकार है। ऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और यही हो भी रहा हाँ। है अभी मार्केट में ही हो रहा है। मार्केट में यही हो रहा है, मुझे तकलीफ उस चीज़ से हो जाती है। इंटरनेशनली 15 से 18% सोल्यूबल कार्बन वाली जमीन पे खेती हो रही है इंटरनेशनली, और हम भारत में 0.3 to 0.5% है, ठीक है। अभी मैं दूसरे एंगल से चर्चा करता हूँ। मैं 50 साल पहले
भारत में हमारे पास जो भी मिल्क था वो कैसा था आपको ज़्यादा पता है? जो आप शुद्ध मिल्क। बहुत अच्छा मिल्क था हमारे पास। 50 साल पहले टेस्ट भी हमारे अच्छा। अलग अलग फ्रूट्स, धान, वो सब कैसे थे? अच्छे थे। और तभी हमारी सेल्फ लाइफ 100 साल की थी। आज वो सेल्फ लाइफ 60 साल, 70-80 साल हो गई। 20 साल हम लोगों ने काट दिया। जो भी हो वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा किसी एक बिजनेसमैन ने ऐसा डिस्कस किया कि मैं पानी में अपना मिल्क के अंदर 10% या 15% सॉल्युबिलिटी बढ़ाऊं। आज की तारीख में बहुत सारी अलग अलग डेयरीज है, किसी भी डेयरी में ये काम अब तक नहीं किया है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी एफपीओ के पास में। आप एफपीओ में अपना मिल्क की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हो। आप अपने एफपीओ में अपने जो भी अनाज है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हो। न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने का मेरा मतलब है आज की तारीख में आपने क्रॉप्स लिया, उसका लैब टेस्ट करवाया। मैं आपको जो बता रहा हूँ, हमारी कंपनी जो आपको बता रहे वो हिसाब से आपने एसओपी कलेक्ट की। उसके बाद में 2 साल या 6 महीने के बाद में दूसरा क्रॉप उसकी आप टेस्ट करवाइए, दूसरे क्रॉप की टेस्ट करो, उसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। आपको कम से कम 15 से 20% न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने का मिलेगा। और ये 15 से 20% न्यूट्रिशन जो बढ़ाना चाहिए, भारत की सबकी ज़रूरत है, हमारी आपकी सबकी ज़रूरत है। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो सॉइल्स को हम लोग करेक्ट करें और हमारा खाना को सही करें। जब तक हमारा खाना और हम खुद सही नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनरली जैसे कुछ ज्ञान की बात में आती थी, अलग अलग लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग योग करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। हवा, पानी, जो 5 महाभूत है हमारे, वो 5 महाभूत को हमको सही करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारे पास ऋषि मुनि बोल के गए, हम लोग जैसे खाते हैं ऐसा वर्तन करते हैं। यानी लास्ट 50 साल में ऐसा हम लोगों ने नहीं खाया, इसके लिए हमारे वर्तन में कुछ चेंजेस आ गए। तो हमको वर्तन में चेंजेस करना है, हमको भारत में एक बड़ी क्रांति लाना है, तभी हमको हमारा खाना करेक्ट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मैं ये जो चीज़ एग्रीकल्चर से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं 1998 से एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग डिस्कशन का मेरा शौक रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं 1998 में मैं 2 साल तक डॉक्टर जी रंगास्वामी की कंपनी में वर्क किया था। डॉक्टर जी रंगास्वामी भारत सरकार के एग्रीकल्चर के कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर यूके, कैम्पटेक इजराइल को 1996 में 5-5 करोड़ रुपया फीस दी थी। और वहाँ से वो सॉल्युबिलिटी कैसी लानी है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन वैल्यू कैसा बढ़ाना, वो कंपनी काम कर रही थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में भारत सरकार से बैरल लैंड लेना, उसको सॉल्युबिलिटी सॉइल में कन्वर्ट करना और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोसेस करके भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का उनका कॉन्सेप्ट था। और ये बहुत अच्छा काम था। मैं 15 दिन की ट्रेनिंग में राजीव गांधी एसोसिएशन प्लेस के 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उनका रिसर्च फार्म था, तभी मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। मैंने 13 महीने के आम की जो फल है ना वो खाए हुए हैं, मेरे पास अभी आज की तारीख में फोटोग्राफ भी है। ये सब करने के बावजूद भी XYZ रीज़न से, बिकॉज ऑफ हमारी शेयर मार्केट जो क्रैश हुई और भारत सरकार के कुछ नियम के हिसाब से, तभी ये कंपनी आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन ये सब चीज़ मैंने गौर से देखी है। प्लस मेरे फादर के बड़े भाई, मेरे दादाजी जो आजीवन संत थे, उन्होंने आज से 60 साल पहले अलग अलग क्रॉस में कैसे उनके फार्मर्स आते थे, जो सेवक वर्ग के बोले कैसे बापू क्या करना चाहिए, वो सब सिखाते। उनका मेरे पास एक बुक्स पढ़ा हुआ है, वो बुक्स में मैं पढ़ा हुआ है। महेश सर से मैं लास्ट 4-5 साल से कनेक्टेड हूँ। बहुत सारी चीज़ मैंने महेश सर से सीखी हुई है। मैं उनके साथ में इस रीज़न से आया हूँ कि इसमें जो रिवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो रिवोल्यूशन दूसरी कोई टेक्नोलॉजी में नहीं है। मैंने सारी टेक्नोलॉजी डिस्कस की है। सारे जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं वो सबको मैं जानता हूँ, सबको पर्सनली मिल चुका हूँ, सबके साथ में डिस्कशन भी कर रहा हूँ। आज की तारीख में सबसे मैं लाइव हूँ। मेरा इम्पोर्टेंट बात आपको ये करना है कि महेश्वरी सर का जो टेक्नोलॉजी है, इतना सस्ता टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 40% कार्बन वाली आप मैन्योर ले लो हमारा, आप ऐसे कोई इंटरनेशनल कंपनी का बोलो कि मेरे को ये लैब रिपोर्ट बना के आप मेरे को ऐसी जो है ना कार्बन वाली मिट्टी बना के दे दो, आप वो कम से कम आपको 400 से 500 रुपये मिलेगी। जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बात हुआ, वो ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी प्रूवन है। 500 रुपये में जो चीज़ बेच रहे आप अपने घर पे सिर्फ 2 रुपये में बनाएंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आपको अभी भी उसके और क्या बाकी है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेट इसके लिए हो रहा हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद में लोग क्यों नहीं समझ रहे। कभी कभी मेरे को लगता है सद्दाम हुसैन बन जाना चाहिए, साले साहब को इकट्ठा करके। सॉरी फॉर दैट, नहीं ऐसे मत बोलो सर, नहीं, नो 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 नो। ये था
कि इतना अच्छा चीज हमारे पास में है तो तो आपको यूज क्यों नहीं हाथ कर जोड़ रहा के है? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको प्लीज एडॉप्ट कीजिए, प्लीज मैम। ठीक है, मैं इनके कुछ वर्ड्स के लिए सॉरी बोलती हूँ या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। थिंग इज दैट नहीं, उनका दुख बता रहे हैं, समझ रहे हो, एंथुजियाज्म but है फिर भी। वो उनका वर्क के प्रति। अंदर से बट क्या होता है मैम, हम भी फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, हमको भी ऐसा लगता है हम इतनी अच्छी चीज़ें देते हैं तो वो अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं। मैम जब यूरिया स्टार्ट हुआ था ना, सबको स्टोरी पता है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रात में जाया करते थे, चोरी छिपी यूरिया डाल दिया करते थे खेतों में किसान के, और सुबेरे आकर के बताते थे देखो यूरिया का ये रिजल्ट है। वो बिहेवियरल चेंज के लिए ना सर मुझे ऐसा लगता है ये एक डायनामिक्स है, Correct. इसमें थोड़ा समय लगता है, बिल्कुल लगेगा। उसमें आपके जैसे हम जैसे और बहुत सारे लोगों की, हमको ये 10-15 हज़ार किसानों से नहीं चलेगा। ये मुहिम के लिए हमको हर राज्य हर गांव में हमारा एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस चीज़ को अडॉप्ट करके प्रैक्टिकली लोगों को दिखा पा रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं इन जनरल बता रही हूँ, जी जैसे बुरे लोग हैं ना इकट्ठा जल्दी हो जाते हैं, एग्जैक्टली बुरी अच्छे लोग प्रैक्टिसेस नहीं बहुत होते, जल्दी उनको एक फैलती दूसरे है, का ईगो बहुत आड़े आता है। बुरी प्रैक्टिसेस बहुत जल्दी फैलती है। अभी इसके बारे में नॉलेज तो हुआ ही है। हाँ। ऑर्गेनिक खेती करते कौन 10 साल पहले नाम ही नहीं लेते थे, 10 साल कोई सुनते ही एक नहीं। कहावत है सर, आज अभी डिमांड हम तो सर बढ़ी है। जानते सब हैं। लेकिन कुछ तो रहा हूँ, हाँ, भले यूज हाँ, नहीं करता हूँ, right। लेकिन मुझे एक अब 50 साल से जो बिगाड़ा है उसको समय करने में हम जानते सब हैं। आज अगर आप किसी को कहेंगे ना, हाँ। आप भी किसान हैं, आप कहेंगे आपको केमिकल खाना है या जैविक खाना है, आप क्या कहेंगे? यार मुझे जैविक खाना है। तो आ कहाँ से रहा है? आपके जैसा मेरे जैसा किसान कोई तो उगा रहा है, तो वो क्या जैविक कर रहा है? जानते तो हम सब हैं सर, लेकिन मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? जैसे मैडम ने बोला, अगर हम उसको कोई ऐसी चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हो, जो उपलब्ध हो, जो सस्ती हो और डुप्लीकेबल हो, कोई भी उसको देख करके आसानी से सीख पाए, Right। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को करने के लिए हमको बहुत लंबे अरसे की आवश्यकता नहीं होगी। जब लोग पैसे से लेकर के पैसे से खरीद करके दुकान की सामान डाल सकते हैं, राइट, तो ये 5 रुपए 10 रुपए लीटर के लिक्विड को वो क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे अगर उसमें रिजल्ट आए? प्रोडक्ट होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, कुछ समय के लिए थी, जब भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री सर ने जो डिसीजन लिया था कि हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है, तभी हमारे पास कम खाना था। लेकिन कुछ समय की अवधि के हिसाब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। अनफॉर्चुनेटली वो समय की अवधि जो है ना वो हुई नहीं, अब तक चल रहा है। मैं गांव से हूँ, मेरा प्रैक्टिकल बताओ। जैसे अभी लोग जागरूक तो हुए जी, बिल्कुल इसके हुए। कि भाई यूरिया नहीं डालना चाहिए, Correct है। ये नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी उनके पास में विकल्प मौजूद, या मतलब हाँ। विकल्प मौजूद है, आपके पास में है, लेकिन वो वहाँ तक पहुंचा नहीं है। मतलब मैं भी चाहता हूँ यूरिया नहीं डालूंगा, लेकिन फिर अगर बिना यूरिया डालूंगा तो खेत में मेरे को तो परिवार loss को होता है। क्या खिलाऊंगा? आज मेरी के जो डेट में तो फसल वो सवाल है वो सबसे भी बड़ा। कमजोर होती है। मेरी फसल है वो, ये भी मालूम है कि मेरे कमजोर को भी ज्यादा मिलता है पैसा, लेकिन लोग रिस्क नहीं उठा रहे। नहीं, कम खर्चे में और इसका solution दे आपका सकते हैं। विकल्प अगर जैसे हर जगह पहुंचेगा, जैसे मैं मेरे गांव में जो भी 500-700 घर है, ठीक है। तो वहाँ मैं ये चीज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और खेती करके दिखाऊंगा ना, करके सबको दिखाएंगे। दिखा तो सकते हैं। 100%। और ये अभी समय की मांग है, जैसे खाना है ना, भूख लगती है, तभी अभी लोगों को भूख लगी है, इसकी ऑर्गेनिक खेती की अभी भूख लगी है। और जानकारी कोरोना ने ये बहुत जैसे अच्छा हम एक लोग- अच्छा, अगर उसका करेक्ट कुछ है, तो- अच्छा भाग कह सके तो ये है। अभी गाय के गोबर की राख अमेज़न पे 1200 रुपये किलो मिल रही है। हाँ, लोग अभी फिर पीछे जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं, राइट है, मेरे घर में ही है। बर्तन खरीद रहे हैं। जयपुर में एक गौशाला है, तेल छोड़ रहे उनके हैं। वहाँ पे हर 2 दिन में जो है ना हारमोनियम एक छोड़ रहे हैं। कंटेनर है जापान एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर अतुल गुप्ता करके है, वो 2 दिन में एक कंटेनर जो है ना गोबर और गोमूत्र का जापान भेज रहा है। जापान क्यों ले रहा है? कल उठ के अणुयुद्ध होएगा तो ऐसे घर में रहेंगे तो अणुयुद्ध से बच पाएंगे। लो बिल्कुल। बताओ आप। इसके लिए जापान यहाँ से ले रहा है। जापान की तरफ अब गाय का क्या हुआ? गाय बचाओ क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम टाइप का हो गया है, मतलब गाय वाला साधु लोग सीरियसली नहीं लेते। मेरे इधर है सब गाय। मैं वही बोला, तो अभी भैंस- आप हिंदू ज्यादातर मुस्लिम भी भैंस नहीं, हिंदू पालते में हैं। भी ये प्रॉब्लम हो भैंस गए ना। इसलिए पाल रहे हैं कि हाँ, उनको दूध ज्यादा 8% मिलता है। उससे नुकसान नहीं हाँ। हुआ। और गाय में क्या होता है, बछड़ी पैदा होती है तो है ठीक, लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या करना, वो हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं। मतलब गाँवों की यही पहले स्थिति है। वो खेत में काम में आ जाता था। तो अब ये जैसे आप बताते हैं कि उससे अभी है ना, हम बछड़े लोग से भी वापिस क्या ऐसे कुछ जाएंगे। फायदा है क्या? जो मतलब बेल है ना, हम उसका लोग मेरे को- या हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हिसाब से वो SOP से हम लोगों ने 3 साल हमारी फार्मिंग की।
वहाँ पे ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम लोग वहाँ पे बैल से खेती कर सकते हैं। एक तो सॉइल इतने अभी फिर भी हम इतनी कर सकते हैं, बट इतनी बात हम करेंगे नहीं, जो प्रैक्टिकल हो नहीं सकता उसकी बात नहीं करते हम। ये इनकी बात सही है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन उसको टाइम है, तो मानसिकता चेंज होते वो उसको टाइम लगेगा। और उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप है पहले वो डिस्कस कर ले। ये पीएचडी की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात हम करेंगे तो क्या होगा कि आगे वाला लोग कुछ अलग मीनिंग ले लेंगे उसका। एक चीज थे मैम आविष्कार, वाली पहले हाँ। पढ़ेगी। एक तो आवश्यकता थी, हाँ, आपने आविष्कार किया, राइट। अब मैटर है उपलब्धता की। और उसमें तो मैं अब हम जो बात करें कि हम इसको कितने आसानी से हम किसानों को उपलब्ध करा पाएंगे। राइट। अगर वो अपने घर में ट्यूब नहीं लगा पा रहा है, फैक्ट्री हर कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री का उत्पाद अगर वो उस तक नियर पहुंच बाय हो जाए जाए तो भी है ना, अच्छा तो है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। राइट। ये गौशाला वाले और जो है ना, ये हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। देखिए, हम है ना रिसर्च कंपनी है, हम करीबन महेश भाई का एक मेडिकल हिस्ट्री रहा है। उनको पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको स्पाइनल कैंसर में प्रॉब्लम हुई, वो नियरली 5 इयर्स तक बेड पे थे। तब उन्होंने एक्चुअली एनालिसिस स्टार्ट किया कि ये मुझे क्यों हुआ। तो करते 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 पता चला कि माल न्यूट्रिशन इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी डिसीज। हमारा शरीर अपने आप को सही करने के लिए सक्षम है। प्रॉब्लम ये है कि शरीर को अच्छा खाना नहीं देंगे तो वो पोषक तत्व नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे। अब उन्होंने अपने शरीर को करेक्ट किया, ही इज़ नाउ कम्प्लीटली फाइन। तो ये समझ रहे हैं कि वो उन्होंने डेथ को इतना नज़दीक से देखा है, वो नहीं चाहते कि लोग वहाँ तक पहुँचे, तो उसको सबके लिए करेक्ट कैसे करें। ठीक है, उनकी प्रेयर भी भगवान के पास ऐसी होती है कि मैं हर एक सॉइल के हर एक माइक्रोब्स को पेट भर के दबा के अच्छा खाना कैसे खिलाऊं, मुझे ये शक्ति दे। ठीक है, उनकी प्रेयर्स भी यही रहती है। तो वही हम काम करते हैं और वही सिखाते हैं। लेकिन बीइंग अ रिसर्च कंपनी हमारा मार्केटिंग थोड़ा पुअर है। ठीक है, जो अब मैं ये जो फैक्ट है वो है, वो मार्केट नहीं करते। ठीक है, ये होता है। तो अब मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के सेशंस लूँ, किसी को कंडक्ट करूँ। फिर भी हम एक्टिव मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते। जो सिंसियरली करना चाहता है वो आए करके जाए, क्योंकि हमारे दूसरे भी रेवेन्यू मॉडल्स है जहाँ से हमारा इनकम है। बट ये हमारा गोल है कि सब किसान इसको करें। ठीक है, हमारी जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो कॉपी करके कुछ बना रहे हो, वो मार्केटिंग में हमसे अच्छे हैं तो ज़्यादा फैल भी पाए। बट मैं आपसे कनेक्ट इसलिए भी करना चाहूँगी कि आप जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो आप आगे उसको लेके जा सको, नहीं तो यहाँ का यहीं रह जाएगा। आप छत्तीसगढ़ में ना एज ए CBBO ये जो चीज़ पूरी आप मैडम से हमसे सबसे सिलेक्ट करके, इसमें बहुत बड़ा इनकम है। आप एक एक FPO की कितनी अच्छी इनकम करनी है उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैंने बहुत सारे CBBO में FPO में क्लोजली वर्क किया हुआ है। बिल्कुल। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, भारत सरकार का लोग FPO मॉडल फेल हुआ, उसकी रीजन यही है कि इनकम नहीं है। इनकम नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली इनकम होनी चाहिए। वायबल नहीं ठीक है? नहीं है ना, उनका सॉल्यूशन हमारे पास में, मैडम के पास में है। और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि एक एक FPO है ना बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। मैं आपको थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अभी सही है सह्याद्री का आपका। आप नाम सुना है? बिल्कुल, बहुत सह्याद्री अच्छे से 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। बहुत अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ 4-5 करोड़ के इक्विपमेंट दिए हुए हैं अलग ड्राइंग के। सह्याद्री जैसी अच्छी 5,000 करोड़ वाली कंपनी आप बना सकते हो। ऐसा पूरा विजन और सीज है ना, हम लोग मिलके आपको दे सकते हैं। आपका CBBO ये तो सौभाग्य है। टर्नओवर कर सकते हैं। ये तो सौभाग्य है सारा हमारा। इनपुट मेरे पास में है। मेरे को कभी भी है ना 5,000 करोड़ की कंपनी नहीं करनी है। जी। 5,000 करोड़ कंपनी करने वाले लोगों को मेरे को मदद करनी है। मेरा महेश भाई का, सेजल दीदी का, हमारा सारा जो मेन इंटेंशन यही है कि मैक्सिमम लोगों को ये सीखे और ये इम्प्लीमेंट करे और आप पैसे कमाओ। वी लव टू कि इसको आगे हम और किस तरीके से गौशालाओं के लिए मैं अगर बताऊं कि उनको सस्टेनेबल कैसे करें, जैसे आप गौशाला खोलना चाहते हैं, आपकी भी गौशाला को सस्टेनेबिलिटी करनी। सर, गौशाला में एक चीज़ समझ लीजिएगा, वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगी जब अगर आपने उसका घर में खाना नहीं उगाया। ठीक है, आपको गौशाला नहीं तो बंद ही करनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि आप गौशाला बंद करो। तो सबसे पहले उनका खाना घर पे उगाओ। ठीक है, ये आप जितने भी गौशाला को कर रहे हैं, आप ज़िंदगी भर दान देते, ये सर गौशालाओं को दान देते हैं, उनको गौशाला का एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल ढूंढने आए हैं। तो आप उनको पैसों का दान ना देके, हर गौशाला के पास ज़मीन तो है ही,
आप उनके लिए वहीं पे ही खाना उगा दो। हमारा लक्ष्य वही है, Right? जमीन है उनके पास, हाँ। काम करने वाले हैं और ये खुद करे। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा, ये हम आपको प्रूव करके दे देंगे। मिलेगा। ठीक है कि रिजल्ट आपको मिलेगा। उनका खाना, गौशाला को और क्या चाहिए, खाना ही तो चाहिए गायों के लिए। फीडिंग इज द कॉस्ट। ठीक है, फीडिंग इज द ओनली कॉस्ट, राइट। बाकी सारी कॉस्ट ऐसी है कि जो प्लस माइनस आप हैंडल कर लोगे, लेकिन सबसे मेजर कॉस्ट है फीडिंग कॉस्ट, जो आपके कंट्रोल में कभी ठीक भी है? नहीं था। हाँ, Correct. तो और अभी भी आप नहीं है। उनका खाना घर पे उगाओ। ये खाने में सबसे बड़ी दिक्कत है सूखा चारे की। Right. गीला चारा आप उगा के एक साथ डाल सकते हो, सूखा चारा 12 महीने कहाँ लाओगे? ठीक। अगर आप सूखा चारा नहीं देते तो गाय का डाइजेशन बिगड़ेगा, कोई भी जानवर है। एक उसमें भी हमारे थोड़े मिसकंसेप्शन है सर। मैं आपको बताऊं, गाय एक ग्रेजिंग एनिमल है, ठीक है। हमने अपनी हैबिट, हमने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको ट्रेन कर रखा है। गाय को सूखा चारा चाहिए ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। बट क्या है कि हरे चारे की अवेलेबिलिटी नहीं है। हाँ, तो सूखा सा। आप रखिए, आप एक मेरी बात समझिए, आपके पास मैं यहाँ पे फ्रूट रखूँ और यहाँ पे ब्रेड रखूँ, आप कहाँ जाओगे? अगर आप सेंसिबल अच्छे समझते हो तो आप फ्रूट ही खाने जाओगे। गाय के पास आप सूखा चारा रखो और गाय के पास हरा चारा रखो, गाय कहाँ जाएगी? हरा ही सिलेक्ट करेगी। और गाय तो हमसे ज़्यादा सेंसिबल एनिमल है। अगर उसका डाइजेशन हरे से ख़राब होता तो वो उसको छोड़ देगी, वो खाएगी नहीं, वो उसको छोड़ ही देगी अगर उसको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है तो।